अस्सलामुअलैकुम। एक हेलीकॉप्टर उस गुमनाम जजीरे के चारों तरफ परवाज कर रहा था। चार मुसल्लह गार्ड्स के दरमियान शैडो कैदी बना हुआ बुलंदी से इस जजीरे को देख रहा था। वहां की वीरान जमीन पर एक दरख्त भी नहीं था और ना ही कोई इंसान। जजीरे के वस्त में एक बड़ा सा कॉटेज था। हेलीकॉप्टर परवाज करता हुआ इस कॉटेज की छत के ऊपर बुलंदी पर आया। वहां से रस्सियों की एक सीढ़ी लटकाई गई। फिर शैडो को गन पॉइंट पर उतरने के लिए कहा गया। उसकी पुश्त पर एक किट बंधी हुई थी। इस किट में उसकी ज़रूरत का कुछ सामान था। बाकी खाने पीने का तमाम ज़रूरी सामान पहले ही कॉटेज में पहुंचा दिया गया था। वो सीढ़ी से उतरता हुआ छत पर आ गया। सीढ़ी को ऊपर खींच लिया गया। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर परवाज करता हुआ वहां से दूर जाने लगा। शैडो दोनों हाथ कमर पर रखकर छत पर खड़ाई से जाते हुए देखता रहा। जब वो नजरों से ओझल हो गया तो वो मुस्कुराने लगा। एक वीरान जजीरे में तनहा कैदी बनकर रहना था, लेकिन इस आदी मुजरिम को किसी बात की फिक्र नहीं थी। उसके लिए तन्हाई फायदेमंद थी। अगर उसके साथ कोई दूसरा होता तो वो उसे कत्ल करके उसके हिस्से का राशन इस्तेमाल करता। उसके लिए एक हफ्ते का राशन और पानी था। वो दूसरे को कत्ल करता तो 2 हफ्ते का राशन और पानी उस अकेले को मिल जाता। वो छत से उतरकर बरामदे में आया। फिर इस कॉटेज को अंदर और बाहर से अच्छी तरह देखने लगा। अली ने उसे एक मोबाइल फ़ोन दिया था ताकि वो आलमी शोहरत रखने वाले मुजरिमों को अपनी मदद के लिए बुला सके, अखबारात, रेडियो, टीवी वगैरह को इंटरव्यू दे सके, अपने बेशुमार जुराइम का अहवाल सुना सके और ये कहता रहे कि उस जैसे सफाक और दरिंदा सिफ्त मुजरिमों को फांसी ना दी जाए, इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया जाए और ना उन्हें गोलियों से छलनी किया जाए, बल्कि उनके साथ वो जालिमाना सलूक किया जाए जैसे शैडो के साथ किया जा रहा था। 1 हफ्ते के बाद उसे भूखा प्यासा रहना पड़ता। वहां से फरार होने की कोशिशें नाकाम रहती, क्योंकि कॉटेज के चारों तरफ बारूदी सुरंगें बिछी हुई थी। उनके दरमियान से गुजरते वक्त जहां भी एक गलत कदम पड़ता, बारूदी धमाके से उसके जिस्म के चीथड़े उड़ जाते। अगर टीवी पर ऐसा मंजर दिखाया जाता कि एक भूखा प्यासा शख्स एक एक दाने, एक एक कतरा पानी के लिए तरसता हुआ निढाल सा होकर साहिल की तरफ जाने के लिए और मौत से लड़कर जिंदगी बचाने के लिए बारूदी सुरंगों के दरमियान से गुजर है, उसका हर कदम किसी लम्हे में भी नादीदा बारूदी सुरंग पर पड़ने वाला है, तो ऐसे मंजर को देखने वालों के दिल दहलते रहेंगे। और जब अचानक ही धमाका होगा और आग और धुएं के साथ उसके जिस्म के टुकड़े फिजा में उड़ेंगे, तो बड़े बड़े खतरनाक मुजरिम ये मंजर देखकर इबरत हासिल करेंगे। शैडो ने कॉटेज के बाहर आकर देखा। उसे बताया गया था कि कॉटेज के चारों तरफ 6 गज तक यानी 18 फुट तक कोई बारूदी सुरंग नहीं है। उसके लिए कोई खतरा नहीं है। वो जब चाहे कॉटेज के चारों तरफ 18 फुट तक चहलकदमी कर सकता है। वो आजमाइश के तौर पर आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता हुआ टहलने लगा। वहां चारों तरफ 18 फुट तक जमीन साफ थी। इसके बाद कहीं झाड़ियों को काटकर और कहीं रेत और बजरी बिछाकर जजीरे की असली जमीन को ढांप दिया गया था। इस तरह ये मालूम नहीं किया जा सकता था कि कटी हुई झाड़ियों, रेत और बजरियों के नीचे कहाँ कहाँ बारूदी सुरंग बिछी हुई है। उसे जो मोबाइल फ़ोन दिया गया था उसके साथ 2 फाजिल बैटरियां दी गई थी। वो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे यानी 7 घंटे तक रोज़ाना फ़ोन का पावर ऑन रख सकता था। वहां से किसी को भी कॉल कर सकता था और किसी की भी कॉल रिसीव कर सकता था। उसने अली से रब्ता किया और कहा, तुम्हें मालूम हो चुका होगा कि मुझे यहाँ पहुंचा दिया गया है। अभी मैंने कॉटेज के चारों तरफ 18 फुट के फासले तक चहलकदमी की है। खाने पीने का सामान भी चेक किया है। मुझे 1 हफ्ते के बाद भूखा प्यासा रहकर यहाँ मरना है या जान हथेली पर रखकर बारूदी सुरंगों के दरमियान से गुजरना है। अगर मैं आधा पेट खाया करूँ तो यहाँ 2 हफ्तों से ज़्यादा जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन 2 हफ्ते जिंदा रहूँ या 3 हफ्ते, उसके बाद तो मरना ही है। अली ने कहा, मैंने इबरतनाक मौत की सज़ा दी है और तुम्हें बच निकलने का भी मौका दिया है। अपनी मदद के लिए बेशुमार मुजरिमों को बुलाने के लिए मोबाइल फ़ोन की सहूलत भी दी है। बड़े बड़े ममालिक के हुक्मरान तुम्हारे जरिए बड़ी बड़ी अहम समाजी और सियासी शख्सियात को कत्ल कराते थे। उन सब के फ़ोन नंबर्स तुम्हारी डायरी में दर्ज हैं। मैं मानता हूँ तुमने मेरी मौत से पहले बड़ी सहूलियात फराहम की हैं, लेकिन तुमने एक अहम और कानूनी बात मुझसे नहीं पूछी। कौन सी बात? किसी को फांसी देने या गोली मारने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। बेशक मैंने तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछी। बहरहाल अब पूछ रहा हूं, बोलो क्या चाहते हो। मैं चाहता हूं तुम ऐसे इंतजामात करो कि इस जजीरे के चारों तरफ साहिल पर कोई मेरी मदद के लिए ना आए। ताज्जुब है तुम किसी को भी मदद के लिए नहीं बुलाओगे। किसी को नहीं बुलाऊंगा। मेरी मदद को आने वालों में मेरा कोई दुश्मन भी हो सकता है। मेरे फरार होने के लिए जो मोटर बोट साहिल पर है, मेरा कोई दुश्मन उस बोट में कोई खराबी पैदा कर सकता है। यानी तुम्हें यकीन है कि तुम बारूदी सुरंगों से गुजर कर जिंदा सलामत उस मोटर बोट तक पहुंच सकोगे। ये बात की बात है कि मैं साहिल पर मोटर बोट तक पहुंच सकूंगा या नहीं, लेकिन तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। किसी इंसान को तो क्या, किसी कुत्ते को भी इस जजीरे के साहिल तक ना आने दो। मैं तुम्हारी दिलेरी की दाद देता हूँ और वादा करता हूँ कि वहां साहिल तक कोई नहीं जा सकेगा, और तुम वहां से मोटर बोट ले जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। इस साहिल से 20 किलोमीटर तक तुम आज़ाद रहोगे, यानी 20 किलोमीटर के अंदर सारी जिंदगी रहोगे, तो तुम पर एक गोली भी नहीं चलाई जाएगी
और ना ही किसी को खाने पीने की इमदाद की इजाज़त दी जाएगी। हम देखेंगे कि खुले समुंदर पर तुम मोटर बोट में भूखे प्यासे कब तक जिंदा रह सकोगे। बेशक तुम देखो, मैं तमाशे दिखाऊंगा। और हाँ, तुम्हारे इस मोबाइल फ़ोन का शुक्रिया, मैं इसे बंद कर रहा हूँ। आइंदा ये एक सेकंड के लिए भी ऑन नहीं रहेगा। ना मैं किसी से राब्ता करूंगा और ना ही कोई इस बंद रहने वाले फ़ोन पर मुझसे राब्ते कर सकेगा। दैट्स ऑल। उसने मोबाइल को ऑफ किया, फिर उसकी बैटरी भी निकाल कर फेंक दी। अली ने फ़ोन के ज़रिए बाबा साहब के इदारे को पैगाम दिया कि मैं उससे राब्ता करूं। जब मुझे उसका पैगाम मिला तो मैंने उसके दिमाग में आकर पूछा, क्या बात है बेटे, कोई प्रॉब्लम है? नो पापा, मैंने शैडो को उस जजीरे में पहुंचा दिया है। उसे पेश आने वाली मौत से खौफजदा होना और फिक्रमंद होना चाहिए, लेकिन वो बहुत मुतमईन है। उसने आखिरी ख्वाहिश बयान किया कि जजीरे के साहिल तक किसी को भी मदद के लिए आने ना दिया जाए, क्योंकि मदद को आने वालों में कोई दुश्मन भी हो सकता है और उस मोटर बोट में कोई खराबी पैदा कर सकता है। मैंने कहा। शैडो बहुत पुरएतमाद है। उसे यकीन है कि वो बारूदी सुरंगों के दरमियान से गुजरता हुआ उससे साहली मोटर बोट तक पहुंच जाएगा। पापा, क्या ये हैरानी की बात नहीं है? मैंने उसके ख्यालात पढ़े हैं। पता चला वो बहुत चालबाज और बेहतरीन मंसूबा साज है। अननोन और हाइड एंड सीक यानी थॉर्न आइवन तकरीबन 12 साल से उसके मंसूबों पर अमल करते हुए बेइंतहा दौलतमंद बनते रहे। आखिरी बार उन्होंने शैडो की मर्जी के खिलाफ मुझे कत्ल करने का भारी मुआवजा कई ममालिक से वसूल किया। शैडो इल्म नजूम का माहिर है। उसने मुझे कत्ल कराने के नुकसानात की पेशगोई की और साफ कह दिया कि वो मुझे कत्ल कराने के मुआवजे में हिस्सेदार नहीं बनेगा। फिर तो वो आपका और हमारा मुजरिम नहीं है। उसे सिर्फ इस बात की सजा दी जा सकती है कि वो अननाउन और थॉर्न आइवन के साथ मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस रहे। हाँ, हमें चाहिए कि उसे मौत की सजा ना दें और इस वीरान जजीरे में मरने के लिए ना छोड़ें। इसके बावजूद मैंने तुम्हें ऐसा करने से नहीं रोका। मैं देखना चाहता हूँ कि वो चालबाज इस जजीरे से किस तरह जिंदा सलामत निकलेगा। मैं इतना जानता हूँ कि वो बम डिस्पोजल का माहिर है। किसी किस्म का भी बम हो वो उसे नाकारा बना देता है। लेकिन जजीरे के चप्पे चप्पे पर बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं जो नजर नहीं आती। देखना यह है कि वो आखिर कितने छुपे हुए बमों को तलाश कर सकेगा, कितने बमों को नाकारा बना सकेगा। ऐसा करने के लिए हफ्तों गुजर जाएंगे और उसे तो दूसरे हफ्ते में ही भूख प्यास से मर जाना चाहिए। पापा, फिर तो ये बड़ा ही दिलचस्प तमाशा होगा। अगर वो कॉटेज से जिंदा सलामत साहिल तक आ जाएगा तो मैं उसे एक खतरनाक चालबाज तस्लीम कर लूंगा। सिर्फ चालबाज तस्लीम करने से क्या होता है? एक तो वो मुझे कत्ल कराने वालों का साथ नहीं दे रहा था और ना ही इस सिलसिले में मुआवजे की कोई रकम ले रहा था। मेरे नुक्ता नज़र से उसने माजी में जितने जुराइम किए हैं उसकी सज़ा अभी उसे दी जा रही है। अगर वो मौत से लड़ता हुआ साहिल तक पहुंचेगा तो उसे नामुमकिन को मुमकिन बनाने का इनाम दिया जाएगा। अगर वो जुराइम से तौबा करेगा तो उसे आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। आप कहते हैं पापा, तो यही होगा। अगर वो कॉटेज से साहिल तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगा तो मैं हेलीकॉप्टर में खुद जाकर उसे ले आऊंगा। मैं आसानी से कहूंगा कि ख्याल खानी के जरिए उसकी चालबाजियों पर नजर रखे, लेकिन उसके किसी मामले में मदाखलत न करे। मुझे मौका मिलता रहेगा तो मैं भी शैडो के दिमाग में झांकता रहूंगा। जी हाँ, मुझे और फहमी को मालूम रहना चाहिए कि वो वहां से निकलने के लिए क्या कर रहे हैं। क्या वो जजीरे में ज़रूरियात का बहुत सा सामान ले गया? जी नहीं, उसकी किट में बहुत मुख्तसर सा सामान था। आप सामान के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? बेटे, अभी मैं कह चुका हूँ, वो बम डिस्पोजल का माहिर है। वो अपने सामान में डिटेक्टिव आला लेकर गया होगा। नहीं पापा, मैंने उसका सामान चेक किया था। बारूदी सुरंगों के धमाका खेज बारूद प्लास्टिक के खोल में होते हैं। उन्हें तलाश करने के लिए मुख्तलिफ डिटेक्टिव आलात होती हैं। उन आलात में से एक आला भी उसके साथ नहीं था। फिर तो वो कमाल का चालबाज होगा। हम देखेंगे कि वो कैसे साहिल तक आएगा। मैं जा रहा हूँ। किसी वक्त उसके दिमाग में जाऊंगा। मैं अली के दिमाग से चलाया। मैंने अल्पा पर शुबा नहीं किया, क्योंकि अली इसराइली अकाबरीन को भी सजाएं दे चुका था। मुझे यकीन था कि वो अपने अकाबरीन की सलामती के लिए शैडो की जिंदगी और मौत से कोई लगाव नहीं रखेगी, लेकिन वो अपनी फितरत से मजबूर थी। गैर मामूली सलाहियतें रखने वाले अफराद को अपना मामूल और ताबेदार बना लेती थी। उसने थॉर नाइवन जैसे खतरनाक हिप्नोटाइज करने वाले और मकनातीसी आंखें रखने वाले को गुलाम बनाने की कोशिश की थी, मगर खुद उसकी कनीज बनकर अब शैडो जैसे इल्म नजूम के माहिर, मक्कार मंसूबा साज और बम डिस्पोजल के माहिर को अपना ताबे बनाने के मंसूबे पर अमल कर रही थी। दरअसल थॉर्न उसके जरिए अपने साथी शैडो को अपने पास लाना चाहता था। लिहाजा वो उसके दिमाग में झांक कर देखती रहती थी कि वो कॉटेज से निकलकर कब तक साहिल पर पहुंचने वाला है। शैडो पहले दिन निहायत इत्मीनान से कॉटेज की छत पर चढ़कर टहलता रहा और साहिल तक देखता रहा। जजीरा छोटा था, साहिल दूर नहीं था। कॉटेज से उसका फासला 1 किलोमीटर से कम होगा। छत पर से समुंदर और साहिल नजर आ रहे थे। शाम को सर्दी का एहसास हुआ तो वो छत से उतर आया। किचन में जाकर अपने लिए 2 कप चाय बनाई, फिर बरामदे में चाय ले आया। वहाँ एक छोटा रेडियो और कैसेट रिकॉर्डर था। वो रिकॉर्डर को ऑन करके गीत और संगीत सुनने लगा। उस वक्त उसके दिमाग में सानी और अल्पा थी। दोनों खामोश थी, इसलिए उन्हें एक दूसरे की मौजूदगी का इल्म नहीं था। वो दोनों हैरान थी कि वो मौत के जजीरे में गर्मा गर्म चाय पीते हुए मौसीकी से लुत्फ अंदोज हो रहे। उसे ऐसा यकीन था जैसे एक चुटकी बजाएगा और मौत टल जाएगी।
वह चाय पीने के बाद बरामदे से बाहर आकर कॉटेज के चारों तरफ टहलने लगा। जब शाम के साए गहरे हो गए और तारीकी फैलने लगी तो उसने माचिस की तीले से कैरोसिन लैंप जलाया। वहाँ एक गैस लाइट और टॉर्च भी थी, लेकिन एक तन्हा शख्स के लिए लैंप की रोशनी काफ़ी थी। उसे तो खाने पीने के बाद सो जाना था, उसके लिए कैरोसिन लैंप की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। रात होते ही सानी और अल्पा उसके दिमाग से चली गई थी। बड़ी बड़ी खतरनाक वारदातें रात ही को हुआ करती है, लेकिन जजीरे से फरार होने के लिए दिन की रोशनी लाजमी थी। वो बारूदी सुरंगें दिन ही को तलाश करने से दिखाई दे सकती थी। रात को कुछ दिखाई देती और कुछ आंख मचोली खेलकर उसकी मौत का सबब बन जाती। रात को सानी एक बार फिर उसके दिमाग में आई। उस वक्त वो रूसी शराब वोडका पी रहा था। उसके ख्यालात ने बताया कि वो पीने के बाद रात का खाना खाएगा फिर सो जाएगा। सानी ने उसे मुखातिब किया, हेलो मिस्टर शैडो, मैं अली का पैगाम लेकर आई हूँ। वो एक घोंट पीकर बोला, इस जजीरे में दुनिया भर के पैगाम आएंगे, सिर्फ तबई उम्र तक जिंदा रहने का पैगाम नहीं आएगा, इसलिए मैंने मोबाइल फ़ोन बंद रखा है। वो बोली, इंसान जीता है बड़ी एहतियात से और मरता है बेएहतियाती से। तुम बहुत मोहतात, बहुत चालाक हो। ये बताओ, खुद को जहानत या चालाकी से बचाकर साहिल तक पहुंच गए और फिर समुंदर पार करके किसी मुल्क में रूपोश हो भी गए तो इसके बाद कैसी जिंदगी गुजारोगे? तुम्हारी जैसी टेलीपैथी जाने वाली हस्तियां मुझे कहीं रूपोश होने नहीं देंगी। दुनिया के जिस कोने में जाकर छुपना चाहूंगा वहां से निकाल लाएंगी। बारूदी सुरंगों के दरमियान से गुजरना मुमकिन नहीं है और तुम नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले हो। क्या टेलीपैथी जानने वालों से बचाव की कोई तदबीर नहीं कर सकोगे? उसने वोडका की बोतल उठाकर उसे देखते हुए कहा, शायद बचाव की तदबीर कर लेता, मगर छुटती नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई। क्या शराब जिंदगी से ज्यादा कीमती है? शराब लाख कीमती हो लेकिन जिंदगी नहीं रहेगी तो इसे पिएगा कौन? अब मैं जिंदा रहने के लिए इसे छोड़ दूं तो एक हफ्ते में योगा की मशकें करके अपने दिमाग में आने वालों को नहीं रोक सकूंगा। अगर हम तुम्हें इतने अरसे तक जिंदा रहने का मौका दें कि तुम नशा छोड़कर योगा करते रहो और अपने दिमाग से पराई सोच की लहरों को भगाने के काबिल हो जाओ तो कैसी रहेगी? अली तैमूर ने मुझे मौत की सजा दी है और तुम जिंदगी देने की बात कर रही हो। फैसले बदले जा सकते हैं। तुम्हारे ख्यालात को अच्छी तरह पढ़ने के बाद एक बात यह मालूम हुआ कि हमारे पापा के कत्ल की साजिश में तुम शरीक नहीं थे, बल्कि अननाउन और थॉर्न आइवन को भी इतना बड़ा कदम उठाने से मना करते रहे। दूसरी बात यह कि तुम इल्म नजूम के माहिर हो। तुमने सच्ची पेशगोई की थी कि पापा को कत्ल कराने की साजिश करने वाले आइंदा मुसाइब में गिरफ्तार होंगे। तुम्हारी पेशगोई दुरुस्त साबित हो रही है। तीसरी बात यह है कि तुम बम डिस्पोजल के माहिर हो। तुम्हारे जैसे काबिल और चालाक शख्स को मरना नहीं चाहिए तो फिर जीना चाहिए। हाँ, लेकिन इसी शर्त पर कि आइंदा मुजरिमाना जिंदगी नहीं गुजारोगे। अगरचे तुम पापा को कत्ल कराने की साजिश के खिलाफ थे, ताहम माजी में कत्ल और डकैती जैसे बड़े बड़े जुर्म करते रहे हो। आइंदा जिंदा रहकर उन जुराइम की तलाफी करोगे और अपनी बेहतरीन सलाहियतों को इंसानियत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी मौत की सज़ा ख़त्म कर दी जाएगी। उसने हाथ में पकड़े हुए शीशे के जाम को सामने दीवार पर मारकर चिकनाचूर करते हुए कहा, यह देखो, बारूदी सुरंग से मेरे जिस्म के जितने टुकड़े होते उससे ज्यादा मैंने जाम के टुकड़े कर दिए और शराब बहा दी। उसने खुली हुई बोतल को उलटकर शराब को बहाते हुए कहा, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती कि मैं जिंदा रहकर अपनी पिछली तमाम बुराइयों से ज्यादा नेकियां करता रहूं और तमाम इंसानों की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ करता रहूं। योगा की मशकें करते करते एक दिन दिमागी तौर पर इस कदर मुस्तहकम हो जाऊं कि दुश्मनों की सोच की लहरें मेरे दिमाग में ना आ सकें। मैं तुम्हारी बातों से और तुम्हारे चोर ख्यालात से समझ रही हूँ कि तुम सच्चे दिल से तौबा कर रहे हो। तुम्हें जिंदा रहने का मौका मिलेगा तो एक अच्छे किरदार के मालिक बनोगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कल दिन में 11 बजे हमारे एक हेलीकॉप्टर कॉटेज की छत पर आएगा। तुम रस्सियों की सीढ़ी से चढ़कर उस हेलीकॉप्टर में अली तैमूर के पास जाओगे। अगर हमारी पनाहगाह में महफूज रहना चाहोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना तुम जहां जाना चाहोगे तुम्हें आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। फरहाद साहब और अली साहब के साय में यकीनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। अली साहब जो कहेंगे मैं उस पर अमल करूंगा। तुम अब तक एक मुजरिम की तरह जिंदगी गुजार रहे थे, इंशाल्लाह आइंदा एक अच्छे और सच्चे इंसान की तरह नुमाया मुकाम हासिल करोगे। अब रात का खाना खाकर आराम से दिन चढ़े तक सोते रहो। कल 11 बजे तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर आएगा। मैं जा रही हूँ। सानी शब्बा खैर कहकर चली गई, लेकिन वह शब्बे महफूज और बखैर नहीं थी। उनकी गुफ्तगू के दौरान में अल्पा शैडो के दिमाग में पहुंची थी और खामोशी से उसकी और सानी की बातें सुनती रही थी। सानी के जाने के बाद वह कुछ देर तक खामोश रहकर उसके ख्यालात पढ़ती रही। उसके ख्यालात बता रहे थे कि वह सचमुच मुजरिमाना जिंदगी नहीं गुजारेगा और अली तैमूर की हदायत के मुताबिक बाइज्जत तौर पर एक नई जिंदगी गुजारता रहेगा। वह अपने नए मुस्तकबिल के बारे में सोचता हुआ वहां से उठकर किचन में जाकर सीलबंद डिब्बे का खाना गर्म करके खाना चाहता था। एल्पा उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे दूसरे कमरे के बेड पर ले गई। वहां उसे चारों शाने चित लेटने पर माइल किया। उसने उसकी मर्जी के मुताबिक बिस्तर पर आकर आंखें बंद कर लीं, फिर टेलीपैथी की लोरी सुनते सुनते गहरी नींद में डूबता चला गया। थॉर्न आइवन ने अल्पा को अपनी ताबे कनीज बना रखा था। वह थॉर्न के पास आकर उसे शैडो और जजीरे के हालात बता चुकी थी
और ये भी कहा था कि सानी भी शैडो के दिमाग में आती है। अली तैमूर ने अपना फैसला बदल दिया है। अब वो उसे सजाए मौत नहीं देगा, बल्कि दूसरे दिन 11 बजे कॉटेज की छत के ऊपर एक हेलीकॉप्टर परवाज करता हुआ आएगा और शैडो को इस जजीरे से बखैरियत ले जाएगा। थॉर ने कहा, वो वक्त आने में अभी 19 घंटे बाकी हैं। तुम इस पर तनवी में अमल करके इसके दिमाग को लॉक कर दो ताकि सानी और फरहाद वगैरह इसके अंदर ना आ सकें। फिर उसे हुक्म दो जिस चालाकी से वो बारूदी सुरंगों को नकारा बनाकर साहिल तक पहुंचने वाला था वही हिकमत अमली रात को इख्तियार करे और तनवी भी नींद से बेदार होते ही वहां से निकलकर साहिल तक चला जाए। एल्पा ने कहा, वो रात के वक्त बारूदी सुरंगों का नाकारा कैसे बनाएगा? अगर एक भी बारूदी सुरंग कहीं छुपी रह गई तो शैडो या तो हलाक हो जाएगा या हाथ पांव से अपाहिज बनकर रह जाएगा। अली तैमूर के जेर सह जाने से बेहतर है कि वो मर जाए। अगर सिर्फ जख्मी और अपाहिज बन जाए तो तुम टेलीपैथी के जरिए उसे हलाक कर देना। वो जिंदा साबित व सालम रहेगा तो हमारे काम आ सकेगा। जाओ, अभी उसे अपना मामूल और ताबे बनाओ। उसके हुक्म के मुताबिक वो शैडो के ख्वाबिदा दिमाग में आकर अमल करने लगी। जितनी ज़रूरी बातें थी वो सब उसके दिमाग में नक्श करने के बाद हुक्म दिया कि वो 1 घंटे तक तनवीमी नींद पूरी करने के बाद कॉटेज से साल तक जाने की अपनी हिकमत अमली के मुताबिक काम शुरू कर देगा। वो तनवीमी अमल मुकम्मल करके दिमागी तौर पर थॉर्न आइवन के पास हाजिर हुई। उसे बताया कि उसने शैडो के दिमाग में कैसे कैसे अहकामात नक्श किए हैं। थॉर ने पूछा, वह हेलीकॉप्टर कहाँ है जो शैडो को वहां से लीबिया ले जाएगा? हमारे उस हेलीकॉप्टर पर काला रंग कर दिया गया है। वह सिसली के एक वीरान इलाके में है। उसका पायलट और गनमैन हमारे हुक्म के मुंतजिर हैं। अभी देखते ही देखते 1 घंटा पूरा हो जाएगा। पायलट और गनमैन से कहो वो तैयार रहें। शायद 2 घंटे के अंदर उन्हें परवास करना होगा। जब तक हमारा मकसद पूरा ना हो तुम्हें ख्याल ख्वानी के जरिए उन सबके पास जाते रहना चाहिए। हो सकता है सानिया फरहाद फिर किसी काम से शैडो के दिमाग में जाए। इस तरह उन्हें मालूम हो जाएगा कि किसी ने शैडो के दिमाग को लॉक कर दिया है। अब शैडो अपने दिमाग में उन्हें नहीं आने देगा। अपना मकसद पूरा होने तक दुश्मनों से गाफिल नहीं रहना चाहिए। वह थॉर्न की कनीज और हुक्म की बंदी बन चुकी थी। फिर ख्याल ख्वानी करते हुए कभी शैडो के ख्वाबिदा दिमाग में और कभी हेलीकॉप्टर से पायलट और 4 गनमैन के पास जाकर उन्हें हदायत देती रही कि उस जजीरे के साहिल से किस तरह शैडो को सीढ़ी के जरिए हेलीकॉप्टर पर लाना है। उसके दिमाग को लॉक किया गया है। इसके बावजूद अली तैमूर की टेलीपैथी जानने वाली उस पर गालिब आना चाहे तो एक इंजेक्शन के जरिए उसे बेहोश कर दिया जाए। शैडो 1 घंटे बाद बेदार हो गया। थोड़ी देर तक यूं ही लेटा सोचता रहा। फिर उसने अल्पा के तनवीमी अमल के मुताबिक फैसला किया कि वह इस जजीरे में कैदी बनकर नहीं रहेगा। अब यहाँ से निकलकर साहिल पर खड़ी हुई मोटर बोट तक जाएगा। वो बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ। अपने सामान की किट खोलकर उसमें से एक बड़ी सी टॉर्च, एक लंबे फल वाला चाकू और एक 1.5 फुट लंबा और मोटा लोहे का नोकीला सरिया निकाला। कमरे में लैंप की रोशनी भी थी। उसने टॉर्च को पतलून की बेल्ट में उड़स लिया। चाकू और लोहे के सरिये को एक हाथ में और दूसरे हाथ में लैंप को उठाकर बाहर आया। रोशनी में जहां तक नजर आता था वहां तक सोचती हुई नजरों से देखने लगा। वो पहले से सोची हुई स्कीम जहन में दोहरा रहा था। उसने दिन को छत पर से बहुत दूर साहिल पर खड़ी हुई मोटर बोट को देखा था। अब वो कॉटेज से एक सीधा रास्ता साहली बोट तक बनाना चाहता था। सिर्फ 2 या 3 फुट चौड़ा रास्ता बनाने के लिए उसे इतनी ही बारूदी सुरंगों को नाकारा बनाना था जो मोटर बोट तक पहुंचने की राह में हायल थी। टाइम बॉम्ब वगैरह को नाकारा बनाने के लिए बॉम्ब से मुंसलिक तारों को समझकर उन्हें काटकर अलग करना पड़ता, लेकिन बारूदी सुरंग में कोई तार नहीं होती। ये एक छोटी सी प्लास्टिक की डिब्बिया की तरह होती है। बाज इतनी छोटी कि इस डिब्बिया को एक मुट्ठी में छुपाया जा सकता है, लेकिन इस नन्ही से डिब्बिया में खतरनाक जानलेवा बारूद भरा होता है जिस पर दबाव पड़ते ही वो प्लास्टिक की डिब्बिया या बारूदी सुरंग एक धमाके से फट पड़ती है, किसी के चीथड़े उड़ा देती है और किसी को अपाहिज बना देती है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे सस्ता हथियार है। सिर्फ $3 में तैयार हो जाते हैं। शैडो हर किस्म के बमों की कारकर्दगी को समझता था। बारूदी सुरंगों के मुतालिक ये जानता था कि ये फट पड़ने के बाद अपने अतराफ 3 या 4 फुट तक तबाही फैलाती है, यानी उसी को हलाक करती है जो अल्लाह इल्मी में इस पर पैर रखता है। वो किसी बॉम्ब की तरह पूरी बस्ती को या पूरे एक मोहल्ले को तबाह करने के लिए नहीं फैलती है। उसने बरामदे में एक तरफ लैंप रखकर दीवार पर हाथ फेर कर देखा। वो सुरख ईंटों से तामीर की हुई दीवार थी। वो चाकू को एक तरफ रखकर लोहे के नोकीले सरिये से दीवार को खोद खोद कर एक ईंट निकालने लगा। इस तरह तकरीबन 20 ईंटें निकालने के बाद वो हाथों में 4-6 ईंटें उठाकर कॉटेज से 18 फुट दूर तक आया। उसे बताया गया था कि कॉटेज से 18 फुट की दूरी तक कोई बारूदी सुरंग नहीं है। इस हिसाब से शैडो बारूदी सुरंगों से 6 फुट दूर था। उसने तमाम ईंटें जमीन पर रख दी। फिर एक ईंट को दोनों हाथों से उठाकर 6 फुट की दूरी पर फेंका। जहां वो ईंट जाकर गिरी वहां एक बारगी धमाका हुआ। शैडो भागकर पीछे चला गया, जबकि भागने की जरूरत नहीं थी। जहां वो ईंट गिरकर टुकड़े टुकड़े हुई थी वहां 3-4 फुट तक आके शोले भड़क गए और 1 ही मिनट के अंदर धीमे पड़ते जा रहे थे। उसने फिर आगे बढ़कर दूसरी ईंट को दोनों हाथों से उठाकर उस जगह का निशाना लिया जहां धमाके से छोटा सा गड्ढा बन गया था।
उसने गड्ढे के साथ वाली जमीन पर दूसरी ईंट को फेंका, फिर एक धमाका हुआ। उस गड्ढे के साथ दूसरा गड्ढा बन गया। दोनों मिलकर 4 फुट चौड़े गड्ढे बन गए। वो बाकी ईंटें भी उसी हिसाब से फेंकने लगा। हर धमाके के साथ जमीन पर गड्ढे बनते गए और आगे दूर जाकर 4 फुट चौड़े गड्ढों का रास्ता बनता गया। वो इन गड्ढों से गुजर कर जाता तो किसी बारूदी सुरंग पर पाँव न पड़ता। वो लोहे के नोकीले सरिये से दीवारों को खोदकर ईंटें निकालता रहा और गड्ढों में से गुजरकर आगे की सिमत एक एक ईंट फेंकता रहा। साहिल की तरफ 4 फुट चौड़ा रास्ता बनाता रहा। अल्पा उसके दिमाग में रहकर उसकी चालबाजी की मौतरफ हो रही थी। जब साहिल तक बारूदी सुरंगें नाकारा होने लगी तो उसने हेलीकॉप्टर के पायलट से कहा, कम ऑन, वो साहिल तक पहुंचने वाला है, परवाज करो। वो सब तैयार थे। 1 मिनट के अंदर ही हेलीकॉप्टर का पंखा गर्दिश करने लगा। दूसरी तरफ जजीरे से मुसलसल धमाकों की आवाज़ें गूंजती हुई सिसिली और इटली के जनूबी हिस्सों की तरफ जा रही थीं। वहां बाबा साहब के इदारे के जासूस मौजूद थे। उन्होंने फ़ोन पर अली तैमूर को इतला दी कि शैडो को जहां कैद किया गया है उस जजीरे से मुसलसल धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। अली तैमूर ने मुझे फ़ोन पर मुखातिब किया। मैं काहिरा में संग्रीला और सोनिया की मार कार्रवाइयों में उलझा हुआ था। मैंने सानी से कहा, बेटी मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, तुम फौरन शैडो के पास जाओ, उस जजीरे में मुसलसल धमाके हो रहे हैं। सानी ने उसी वक्त ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। शैडो के दिमाग में पहुंचना चाहा। उसने सांस रोक ली। वह हैरानी से दिमागी तौर पर हाजिर होकर पारस से बोली, मैं वहां के वक्त के मुताबिक रात के 8 बजे उसके दिमाग में गई थी। उसने सच्चे दिल से तमाम जुराइम से तौबा की थी। उसके चोर ख्यालात ने बताया कि वह दिल व दिमाग से तमाम गलतियों की तलाफी करने के लिए आइंदा इंसानियत की भलाई के लिए काम करता रहेगा। लेकिन अब वो अचानक दुश्मन की तरह सांस रोककर मुझे अपने दिमाग में कुछ बोलने का मौका नहीं दे रहा। पारस ने कहा, उसने तुम्हारे सामने शराब का जाम तोड़ा, आइंदा नशा ना करने और योगा में महारत हासिल करने का ऐद किया। लेकिन ये नामुमकिन है कि नशा छोड़ते ही कोई योगा का माहिर हो जाए। किसी ने उसके दिमाग में पहुंचकर तनवीमी अमल के जरिए उसके दिमाग को लॉक किया है। मगर ये मालूम करना होगा कि किसने उसके दिमाग को लॉक किया है और इस जजीरे में मुसलसल धमाके क्यों हो रहे हैं। जब तक हमारे जासूस इस जजीरे के साल तक नहीं जाएंगे हमें असल वाक़ये का पता नहीं चलेगा। सानी ने ख्याल ख्वानी के जरिए इटली में रहने वाले अपने एक जासूस से कहा, अपने साथियों की एक टीम लेकर जितनी जल्दी हो सके हेलीकॉप्टर के जरिए उस जजीरे पर जाकर परवाज करो। इन धमाकों के बावजूद शैडो जिंदा नजर आए तो उसे उठा कर ले जाओ। उसकी हदायत के मुताबिक तामील होने लगी, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। शैडो अपने बनाए हुए गढ़ों में से गुजरता हुआ साहिल तक पहुंच गया था। वो मोटर बोट को इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन एक स्याह हेलीकॉप्टर परवाज करता हुआ आ गया जिसमें से रस्सियों की एक सीढ़ी लटक रही थी। वो एक मामूल और ताबे की तरह उस सीढ़ी पर चढ़ता हुआ हेलीकॉप्टर में आ गया। सानी ने एक बार फिर उसके दिमाग में आने की कोशिश की। उसके सांस रोकने तक उसने हेलीकॉप्टर की गर्दिश करते हुए पंखों की आवाज़ें सुनी। फिर अपने जासूस के दिमाग में पहुंची। पता चला उस जासूस की टीम का हेलीकॉप्टर परवाज करता हुआ जजीरे की तरफ जा रहा है। वो बोली, शैडो अब जजीरे में नहीं मिलेगा, उसे कोई दूसरा हेलीकॉप्टर ले जा रहा है, उसे तलाश करो। उस जजीरे के अतराफ के ममालिक में बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक रखने वाले जासूस हंगामी हालात से निमटने के लिए मौजूद थे। सानी उन सबके पास जाकर कहने लगी, फौरन हेलीकॉप्टर में जाओ, कोई दुश्मन शैडो को एक हेलीकॉप्टर में अगवा करके ले जा रहा है। उसे किसी मुल्क की बहरी सरहद तक पहुंचने से पहले ही समुंदर में घेर लो। उसकी हदायत के मुताबिक कई ममालिक से हेलीकॉप्टर्स परवाज करने लगे। देर तक और बहुत दूर तक दुश्मन हेलीकॉप्टर को तलाश करते रहे, लेकिन वो स्याह रंग का हेलीकॉप्टर रात की स्याही में कहीं जाकर गुम हो गया था। मैं संग्रीला के साथ रेसलिंग ऑफिस में पहुंचा तो थॉमस जेराल्ड ने संग्रीला को देखा। उसके निकर बुनियान चेहरे और जिस्म पर कीचड़ लगी हुई थी। 2 गाड़ियां पेट्रोल की आग से ब्लास्ट हुई थी। हम वहां से अपनी सलामती के लिए भाग रहे थे। भागने के दौरान में संग्रीला औंधे मुंह कीचड़ में गिर पड़ा था। अब उसका हुलिया काबिले दीद था। मेरे साथ जाने वाले 4 पहलवानों में से एक बुरी तरह जख्मी हुआ था। वो धमाके से चंद सेकंड पहले गाड़ी की तरफ जा रहा था। अगर करीब पहुंच चुका होता तो जरूर हलाक हो जाता। दूरी के बायस सिर्फ जख्मी हुआ था। उसके 3 साथी पहलवान उसे अस्पताल ले गए। उन्होंने फोन के जरिए अपने बॉस जेराल्ड को तफसील से बता दिया कि सोनिया ने उन्हें वहां बुलाकर किस तरह उनकी 2 गाड़ियां तबाह की हैं और उनका एक पहलवान बुरी तरह जख्मी हो गया है। वो उसे अस्पताल में ले आए हैं और वहीं से इतला दे रहे हैं। जेराल्ड ने संग्रीला को देखा। वो मेरे साथ एक सोफे पर बैठा हुआ था और गुस्से से तिलमिला कर कह रहा था, मैं उस कमीनी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे इस तरह तड़पा तड़पा कर और दौड़ा दौड़ा कर हलाक करूंगा कि। जेराल्ड ने कहा, अभी तो वो तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर बेहाल कर रही है, आईना देखोगे तो अपना हुलिया दिखाई देगा। वॉशरूम में जाओ और गुसल करके आओ। मैं अपने मुलाजिम से एक नई निकर और बुनियान मंगवा देता हूँ। वो उठकर बोला, मैं इसी गीली निकर और बुनियान में रहूंगा, मेरे साइज का कपड़ा कहीं मिलता नहीं है, मुझे सिलवाना पड़ता है। वो वॉशरूम में चला गया। जेराल्ड ने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? संग्रीला के साथ कब से हो? मेरा नाम फैसल दुरानी है।
मैं पाकिस्तान में एक टेक्सटाइल मिल का मालिक हूँ। मेरा क़याम होटल अल हदीद में है। वहीं डाइनिंग हॉल में संग्रीला से पहली बार मुलाकात हुई। बातों ही बातों में हम एक दूसरे में दिलचस्पी लेने लगे। ये एयरपोर्ट पर सोनिया को पहचानने के लिए मुझे भी साथ ले गया। तब से मैं दुश्मनी के शोले और खून की होली देखता रहा हूँ। तुम संग्रीला के साथ इसके बंगले की तरफ गए थे। तुम दोनों की गाड़ी इस बंगले से दूर होगी। हमारे पहलवानों की गाड़ी उस बंगले के सामने थी। यह समझ में आता है कि वो हमारी गाड़ी को रिमोट कंट्रोलर बॉम्ब से तबाह करके भागी होगी। मगर तुम्हारी गाड़ी तो बहुत दूर थी। मैंने कहा, उसने रिमोट कंट्रोलर बॉम्ब से गाड़ियों को तबाह नहीं किया है। उसने पहलवानों की गाड़ी की टंकी में सुराख करके पेट्रोल को बहाया होगा। वो पेट्रोल ढलान की तरफ बहता हुआ हमारी गाड़ी की तरफ आने लगा। हमने अंधेरे में बहते हुए पेट्रोल को नहीं देखा। जब वो हमारी गाड़ी के करीब आया तो हमने उसकी बू महसूस की। उसी वक्त पहलवानों की गाड़ी के नीचे आग भड़क उठी। वो आग पेट्रोल के जरिए बहती हुई हमारी गाड़ी की तरफ आने लगी। उसी वक्त पहलवानों की गाड़ी धमाके से फट पड़ी। हम अपनी गाड़ी छोड़कर तेजी से भागते हुए दूर जाने लगे। अगर दूर ना जाते तो अपनी गाड़ी के साथ हमारे जिस्मों के चीथड़े उड़ चुके होते। जेराल्ड ने सर हिलाकर कहा, उस औरत ने बड़ी जहानत से काम लिया है। पहले उस रास्ते को देखा था और हिसाब किया था कि अगली गाड़ी की टंकी से पेट्रोल बहेगा तो ढलान के बायस वह पेट्रोल दूसरी गाड़ी तक जाएगा। उसने माचिस की एक तीली से 2 गाड़ियां तबाह की हैं। बहुत बाकमाल औरत है। मैंने कहा, सोनिया ने 5 घंटों के अंदर संग्रीला को 2 जबरदस्त झटके दिए हैं। मगर ये मजबूत है, साहब का मालिक है। इस पर रद्द अमल नहीं हो रहा है मगर ये जाहिर नहीं कर रहा है। इसके बावजूद लाशौरी तौर पर झुंझला रहा है। गुस्सा दिखाकर अपने उस खौफ को दबा रहा है कि पता नहीं अब सोनिया तीसरा हमला कब और कैसे करेगी। उसके दिमाग में हलचल मची हुई है। मैंने इसीलिए उसे वॉशरूम भेजा कि गुसल करेगा तो दिमाग कुछ ठंडा होगा। वो गुसल से फारिग होकर आया। सर से पैर तक कपड़ों समेत भीगा हुआ था। जेराल्ड ने कहा, तौलिए से बदन पहुंच लो, गीली निकर और बुनियान ना पहनो, सर्दी से बीमार हो जाओगे। कोई बड़ा सा तौलिया लपेट लो। मुलाजिम आधे घंटे में ये कपड़े धोकर सुखा कर ले आएगा। सर्दी, गर्मी और बरसात कोई मौसम मुझ पर असर नहीं करता। आप मेरी फिक्र न करें। मेरे एक काम आए, किसी तरह मालूम करें कि वो कहाँ छुपी हुई है। मिस्टर संग्रीला, वो कहीं छुपी हुई नहीं है। वो खुले एयरपोर्ट पर तुम्हारी मौजूदगी में वहां से गुजर गई। अगर उसे छुपना होता तो वो तुम्हारे ही बंगले में जाकर तुम्हें ना बुलाती। तुम्हें अपनी नाकामी पर गुस्सा आ रहा है। मुझे भी इस बात का गुस्सा है कि तुम्हारी मदद करने के नतीजे में मेरे 2 पहलवान अस्पताल पहुंच गए हैं। मैं कल की रेसलिंग में लाखों डॉलर हारने वाला हूँ। इतने बड़े नुकसानात के बावजूद मैं गुस्सा बर्दाश्त कर रहा हूँ। जानते हो किस लिए? हाँ, जानता हूँ। मैं तुम्हारी तरफ से कल रेसलिंग रिंग में जाऊंगा तो तुम्हें लाखों करोड़ों डॉलर्स का फायदा पहुंचाऊंगा। अगर जहनी तौर पर नॉर्मल नहीं रहोगे तो अपने मुखालिफ पहलवान से कैसे जीत पाओगे? कैसे मेरे नुकसानात की तलाफी करोगे? कैसे मुझे फायदा पहुंचाओगे? मैं इस लम्हे में भी किसी भी मुखालिफ पहलवान को तोड़ फोड़ कर रख सकता हूँ। तुम मुझे अब नॉर्मल ना समझो। अगर नॉर्मल हो तो अपने अंदर से गुस्सा निकालो और कल रात रेसलिंग के इख्तिताम तक सोनिया को भूल जाओ। उसे मालूम ना होने दो कि तुम अभी कहाँ हो और आइंदा किस जगह रहोगे। एक तो मैं ये तौहीन बर्दाश्त कर रहा हूँ कि एक औरत मुझे एक जगह से दूसरी जगह दौड़ा दौड़ा कर बेवकूफ़ बना रही है। इस पर तुम कह रहे हो कि उसे मेरा पता ठिकाना मालूम ना हो और मैं एक औरत से छुप कर रहूं। इससे बड़ी तौहीन क्या होगी? क्या तुम मुझे बुज़दिली सिखा रहे हो? बुज़दिल नहीं हो, एबनॉर्मल नहीं हो तो जहानत से काम लेकर सोचो कि सोनिया मक्कारी से अपने पीछे दौड़ाकर तुम्हें हर बार नाकाम बनाकर झुंझलाहट में मुब्तला कर रही है। जो झुंझलाहट और गुस्से में रहता है और दुश्मन की चालबाजी को नहीं समझता, उसे एबनॉर्मल कहते हैं। प्लीज़ मेरी बात पर गौर करो। क्या नॉर्मल लोग तुम्हारी तरह साई के पीछे दौड़ते हैं या अपने मुखालिफ की चालों को समझते हैं? तुम्हारी बात पर गौर करने से यही बात समझ में आएगी कि कल रात रेसलिंग के इख्तिताम तक तकरीबन 20 घंटे तक एक औरत से छुप कर रहना और अपनी तौहीन बर्दाश्त करते रहना होगा। बर्दाश्त करने की कोशिश करने से ही अपना गुस्सा, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करने की आदत पड़ती है। फिर ये आदत पड़ जाए तो दिमाग बड़े सुकून से सोचने के काबिल होता है कि आज मिलने वाली तौहीन का इंतकाम कल कितनी ज़बरदस्त हिकमत अमली से लिया जा सकता है। मैंने कहा, संग्रीला, हमारी एक रात की मुलाकात है लेकिन मैं तुमसे बहुत लगाव महसूस करूं। मेरी बात को जरा अकल से सोचो कि ना तुम्हारी तौहीन हुई है ना शिकस्त हुई है, क्योंकि तुमने उससे मुकाबला नहीं किया है। जब वो रूबरू आती और तुमसे मुकाबला करती तो हार जीत का फैसला होता। जेराल्ड ने खुश होकर कहा, वाह मिस्टर दोरानी, तुमने बहुत माकूल और आसानी से समझ में आने वाली बात समझाई है। मिस्टर संग्रीला, अब अपनी अकल से समझ कर बोलो। तुमने अब तक अपनी जिस्मानी कुव्वत और फाइटिंग का अंदाज उस पर आजमाया नहीं है। वह तुम्हारे मुकाबले में आती तो एक छिपकली की तरह मर जाती। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो तुम्हारे खौफ से सामना नहीं कर रही है। बुज़दिल दुश्मन की तरह दूर ही से नुकसान पहुंचाकर भाग जाती है। बहुत देर बाद संग्रीला के होंठों पर मुस्कुराहट आई। उसने मेरे शाने पर हाथ मारकर कहा, तुम वाकई अच्छे दोस्त साबित हो रहे हो। तुमने मेरे दिमाग से सारा गुस्सा और नामालूम सा बोझ उतार दिया। बेशक वो मेरी नहीं अपनी तौहीन कर रही है
आइंदा वो जब तक रूबरू मुकाबले के लिए नहीं आएगी, मैं ख्वामखा उसके पीछे नहीं जाऊंगा। जेराल्ड ने अपनी रिवॉल्विंग चेयर से उठकर हमारे पास आकर पहले मुझसे मुसाफिया करते हुए कहा, मिस्टर दोरानी, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने मिस्टर संग्रीला के जहन को पुरसुकून बनाकर इसे कल रेसलिंग रिंग में मुकाबले के काबिल बना दिया है। फिर उसने संग्रीला के दोनों शानों पर हाथ रखकर कहा, मैंने यहाँ तुम्हारी मामूली सी फाइट देखी है और अपने तजुर्बात से समझ लिया है कि तुम एक नाकाबिले शिकस्त रेसलर हो। सिर्फ कल रात तक उस बुजदिल सोनिया को भूल जाओ और पूरी हाजिर दिमागी से कल मुखालिफ पहलवानों से मुकाबले करो। फिर हम सब मिलकर सोनिया को किसी न किसी तरह तुम्हारे रूबरू मुकाबले के लिए ले आएंगे। संग्रीला ने कहा, तुम इत्मीनान रखो, मैं अपने मुकाबले में आने वाले तमाम पहलवानों को अपाहिज बना दूंगा। गम गुस्सा धुल गया। जेराल्ड की यह तशवीश खत्म हो गई कि संग्रीला अब नॉर्मल रहकर मुख्तलिफ पहलवानों से कैसे मुकाबला करेगा। अब यकीन हो गया था कि वह पूरी तरह हाजिर दिमागी से मुकाबला करके उसे करोड़ों डॉलर का फायदा पहुंचाता रहेगा। वो खुश होकर अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर जाकर बैठ गया। घड़ी देखकर बोला, सुबह के 5 बज रहे हैं। तुम दोनों को जाकर इत्मीनान से सोना चाहिए। मैं देखूंगा कि मैंने अपने पहलवानों के लिए जो बंगलोज रिहाइश के लिए हासिल किए हैं, उनमें से एक बंगले में तुम दोनों रहो। उस चालबाज औरत को मिस्टर संग्रीला का पता और फ़ोन नंबर मालूम नहीं होगा। वो ख्वामखा परेशान नहीं करेगी। मैंने कहा, मेरा क्याम होटल अल हदीद में है, मैं वहां जाकर सो जाऊंगा। संग्रीला ने मेरे शाने पर हाथ रखकर कहा, नहीं दोस्त, जब एयरपोर्ट पर गोली चलाई गई तो तुम ही मुझे वहां से खींचते हुए मेरी जान बचाते हुए बाहर ले आए। दूसरी बार पेट्रोल के जरिए आग हमारी तरफ बढ़ रही थी, उस वक्त भी तुम मुझे खींचते हुए दूर ले गए। तुम ज़हीन हो, हाजिर दिमागी से काम लेते हो। अब भी मेरे दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। प्लीज मेरा साथ ना छोड़ो, होटल में अपना सामान रहने दो, मेरे साथ चलो। जेराल्ड ने कहा, मिस्टर दोरानी, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अपनी जहानत से मिस्टर संग्रीला को कभी जोश और जुनून में मुब्तला नहीं होने दोगे। प्लीज कल रात रेसलिंग के इख्तिताम तक इसके साथ रहो। उसी वक्त फोन की घंटी बजने लगी। जेराल्ड ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मैं थॉमस जेराल्ड बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से अमरीकी सफ़ीर की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैं अमरीकी सफ़ीर बोल रहा हूँ और संग्रीला से बात करना चाहता हूँ। जेराल्ड ने संग्रीला की तरफ रिसीवर बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे मेज़बान अमरीकी सफ़ीर बात करना चाहते हैं। उसने रिसीवर लेकर कान से लगाकर कहा, संग्रीला बोल रहा हूँ। सफ़ीर ने कहा, संग्रीला, हमने तुम्हें अपना मुहाफिज बनाया था, मगर तुम हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गए हो। मैं तुम्हारे लिए कैसे मुसीबत बन सकता हूँ? अपने फ़ोन का स्पीकर ऑन करो ताकि तुम्हारे साथी भी हमारी गुफ्तगू सुन सकें। उसने फ़ोन का स्पीकर ऑन करके रिसीवर रख दिया, फिर कहा, हाँ अब बोलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बोल रही हूँ। मेरी आवाज़ सुनते ही सहम कर फ़ोन ना बंद करना। वह सोनिया की आवाज़ सुनकर चौंका, फिर बोला, तुम्हें यह खुशफहमी क्यों है कि मैं तुमसे खौफज़दा हूँ? मैं इंसानी नफ्सियात को समझती हूँ। मैंने तुम्हारे बंगले में सिर्फ तुम्हें बुलाया था, लेकिन तुम इतने खौफज़दा थे कि अपने साथ 4 पहलवान लेकर आए थे। कैसे खौफ और दहशत नहीं कहते, मेरी दहशत। यू शट अप। मैं तुम्हारी जैसी छिपकली को अपने पाँव तले कुचल दूंगा। तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर रही हो। अगर तुम वाकई फरहाद अली तैमूर की वाइफ हो तो एक बार मेरे रूबरू आ जाओ, फिर मैं दिखाऊंगा कि यह हड्डियों का ढांचा कितना ताकतवर और नाकाबिले शिकस्त है। संग्रीला, क्या तुम्हारे पास अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि दरिंदे जानवर अपनी जिस्मानी कुव्वत से आपस में लड़ते हैं? क्योंकि जानवर जहानत से खाली होती हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने जिस्मानी कुव्वत भी दिया और जहानत भी। लिहाजा हम इंसानों में कोई जिस्मानी ताकत से मुकाबला करता है, कोई जहानत से मद्दे मुकाबिल को शिकस्त देता है। कोई अपने हथियारों से मारता है, कोई अपने वसी ज़राए और इख्तियारात से मुकाबिल को कुचल देता है। इंसानों ने मुकाबला करने और फतह हासिल करने के कई तरीके इख्तियार किए हैं। अगर तुम इंसानों से कहोगे कि अपनी जहानत से मुखालिफ तरीके इख्तियार ना करें और जानवर बनकर सिर्फ जिस्मानी मुकाबला करें, तो सारी दुनिया तुमसे पूछेगी, क्या तुम जानवर हो, अक्ल से खाली हो? वो गरज कर बोला, तुम मुझे जानवर कह रही हो? मैं नहीं, सारी दुनिया कहेगी। जंग कभी एक हथियार से नहीं लड़ी जाती। दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क अमेरिका है। उसके पास सबसे ज़्यादा फौजी ताकत है, सबसे ज़्यादा जदीद असलहा है। दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बेहद हिसाब ज़राए और बड़े ज़बरदस्त इख्तियारात का मालिक है। उसके मुकाबले में उसामा बिन लादेन के पास जिहाद करने के लिए सिर्फ ईमानी कुव्वत है। जैसे मैं तुम्हें दौड़ा रही हूँ, वैसे उसामा बिन लादेन अमेरिका को दौड़ा रहा है। अब उसामा बिन लादेन से कहे कि भाई ईमानी कुव्वत को छोड़कर सामने आकर लड़ो, नहीं तो हम लड़ाई नहीं खेलेंगे। तो ऐसा कहने वाला कितना बड़ा गधा होगा? क्या तुम गधे हो? गधा कहने पर वो हलक फाड़ फाड़ कर उसे गालियां देने लगा। जेराल्ड ने टेलीफोन सेट अपनी तरफ खींच लिया और कहा, मैडम सोनिया, तुम मिस्टर। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं सोनिया नहीं, अमरीकी सफ़ीर जॉन डोल्सन बोल रहा हूँ। अभी हम सोनिया की आवाज़ सुन रहे थे। हाँ, वो बोल रही थी, अब मैं बोल रहा हूँ। क्या मेरी आवाज़ संग्रीला सुन रहा है? जेराल्ड ने कहा, हाँ सुन रहा हूँ। जॉन डोल्सन ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने संग्रीला से कहा था कि वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है, और वो मुसीबत है मैडम सोनिया। इस वक्त सोनिया ने मुझे गन पॉइंट पर रखा है और कह रही है जब तक मेरी जान बचाने के लिए संग्रीला यहाँ नहीं आएगा तब तक वो मेरी पिटाई करती रहेगी।
मैं इतना मजबूर हूं कि संग्रीला के सिवा किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकता, वरना मुझे बचाने के लिए पूरा अमेरिका आ सकता है। आप खुद सुनिए ये क्या कह रही हैं। चंद सेकंड के बाद सोनिया की आवाज आई। अमेरिका की तरह मेरे टेलीपैथी जानने वाले भी दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच सकती हैं। मेरी ख्याल खानी करने वाले मुझे एक एक लम्हे की खबर देते रहते हैं कि इस सफीर के लिए अमेरिकी इमदाद पहुंच रही है या सिर्फ संग्रीला है। अगर वो बुजदिल पहले की तरह 4 पहलवानों को लेकर आएगा या खुफिया अमेरिकी इमदाद पहुंचेगी तो मैं इस सफीर को इसके पूरे खानदान के साथ जहन्नुम में पहुंचा दूंगी। इस सफीर को पूरे खानदान के साथ सिर्फ 2 घंटे तक सांस लेने की इजाजत दे रही हूँ। इन्हें बचाने के लिए सिर्फ संग्रीला आएगा और यहाँ सिर्फ मैं इसके रूबरू रहूंगी। वो जिस्मानी कुव्वत से लड़ेगा, मैं जहानत से उसे मात दूंगी। उसके फरिश्ते भी नहीं सोच सकेंगे कि मैंने यहाँ किस कदर जहानत का जाल बिछाया है। आसारी कदीमा से निकले हुए हड्डियों के ढांचे। घड़ी देख और बुजदिल नहीं है तो 2 घंटे से पहले चला, दैट्स ऑल। जैसे बिजली कड़कती है वैसी ही कड़कदार आवाज के साथ संग्रीला ने चीखते हुए मेज पर हाथ मारा। मेज की सतह शीशे की थी, उससे शीशे के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, वो पहली बार रूबरू आएगी। जेराल्ड ने दौड़ते हुए जाकर बाहर जाने वाले दरवाजे को बंद करते हुए मुझसे कहा, मिस्टर दुरानी इसे रोको। सोनिया ने अपनी मक्कारी से फिर इसे जुनून में मुब्तला कर दिया है। शीशा टूटने के बायस उसका हाथ जख्मी हो गया था। मैंने उसका जख्मी हाथ पकड़कर कहा, जाओ सोनिया के रूबरू जाओ, मगर उसके चैलेंज पर गौर करो कि उसने अपनी जहानत से कैसा जाल बिछाया होगा। पहले अपनी जहानत से सोचो कि वो तुम जैसे खूंखार शेर को पिंजरे में बंद करने के लिए कैसी चालें चल चुकी होगी। सोचे समझे बगैर वहां जाना गोया खुदकुशी करना है। उसका सर चकरा रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि उसके चैलेंज को कबूल करते हुए कैसी जवाबी कार्रवाई करे। जेराल्ड फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसके जख्मी हाथ की मरहम पट्टी करने लगा। जहानत और मक्कारी इसी को कहते हैं। मेरी जान ने उसे हाथ नहीं लगाया था मगर उसका हाथ जख्मी कर दिया था। उसे रूबरू बुलाने से पहले उसकी जहानत को नाकारा बना दिया था। आइंदा वो मेरी या जेराल्ड की जहानत पर इन्हसार कर सकता था। सोनिया ने मेरे लिए ऐसा रास्ता हमवार किया था कि मेरी जहानत उसे बुरी तरह ले डूबती। वो सिर्फ अमरीकी आकाओं की जहानत से खुद को बचा सकता था। देखें क्या होता है। टेलीफोन और दूसरी अहम फाइलें और कागजात टूटी हुई मेज से गिरकर दूर तक बिखर गए थे। टेलीफोन की घंटी बजने लगी तो पता चला कि वो गिरने के बावजूद सलामत है। जेराल्ड ने फर्श पर से टेलीफोन उठाया। यह महज इत्तफाक था कि गिरने के बावजूद रिसीवर क्रैडल पर ही रखा रह गया। उसने रिसीवर कान से लगाकर कहा, हेलो, मैं थॉमस जेराल्ड बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, मैं अमरीकी वजारत खारजा का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, संग्रीला से बात करना चाहता हूँ। जेराल्ड ने फोन का स्पीकर ऑन करके संग्रीला की तरफ रिसीवर बढ़ाते हुए कहा, अमरीकी वजारत खारजा के सेक्रेटरी बात करना चाहते हैं। उसने रिसीवर कान से लगाकर कहा, हेलो, मैं संग्रीला बोल रहा हूँ। सेक्रेटरी ने कहा, दर्द सर बोल रहे हो। थोड़ी देर पहले हमारे सफीर के फोन पर तुम्हारी और सोनिया की जो बातें होती रहीं उस गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग हम तक पहुंच गई है। हमारे सफीर जॉन डॉल्सन और उसकी फैमिली इस वक्त बारूद के ढेर पर है। वो कह चुकी है कि तुम्हारे वहां जाने से उनकी जानें बच सकती हैं। तुम्हें वहां फौरन जाना चाहिए। संग्रीला ने कहा, आपने ये भी सुना होगा कि उस मक्कार ने मुझे ट्रैप करने और हलाक करने के लिए जाल बिछा रखा है। ये तुम्हारा और सोनिया का मामला है। तुम्हारे झगड़ों में हमारे सफीर और उसके बीवी बच्चों पर आंच नहीं आनी चाहिए। यह सिर्फ मेरा और सोनिया का मामला कैसे हो सकता है? मैंने फरहाद को कत्ल करने के लिए आपसे मुआवजा लिया है। यह आपकी हुकूमत का भी मामला है। बकवास मत करो। हमने फरहाद को कत्ल कराने का मुआवजा नहीं दिया है। फरहाद से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। तुम अमरीकी कैसे तोता चशम हो? पहले फरहाद को कत्ल कराना चाह, अब अपना सफीर खतरे में है तो मुझे कत्ल करने के लिए वहां जाने को कह रहे हो। गैर जरूरी बातें ना करो। सोनिया ने 2 घंटे का वक्त दिया है। आधा घंटा गुजर गया है। अभी उसे फोन पर कहो कि 2 घंटे के अंदर आ रहे हो। तुम उसे जो कहोगे उसकी रिकॉर्डिंग हम सुन लेंगे। फोन बंद कर दिया गया। जेराल्ड ने कहा, यह क्या नई मुसीबत आ गई है? मैं तुम्हें आज रात रेसलिंग रिंग में लाने वाला हूँ, मगर सोनिया के अलावा अमरीकी हुकूमत भी तुम्हारे खिलाफ हो गई है। संग्रीला ने गुस्से से कहा, अमरीकी हुकूमत मेरा क्या बिगाड़ लेगी? ये अमरीकी तो बरसों से फरहाद के दुश्मन है, मगर सबसे ताकतवर होने के बावजूद आज तक फरहाद का कुछ नहीं बिगाड़ सके। वो आज भी जिंदा सलामत है। मैं भी उनकी दुश्मनी के बावजूद जिंदा सलामत रहूंगा। मैंने कहा, फरहाद को बाबा साहब की दारी की कुव्वत हासिल है। तुम अकेले हो। तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने वाला कोई मजबूत इदारा नहीं है। जेराल्ड ने कहा, मेरी रेसलिंग पार्टी के पीछे आलमी सतह के खतरनाक मुजरिम पनाह लेते हैं। संग्रीला को भी मैं पनाह दूंगा। मैंने कहा, मिस्टर जेराल्ड, बुरा ना मानना, तुम संग्रीला के जरिए लाखों करोड़ों डॉलर कमाना चाहते हो, लेकिन आज रात इसी मुकाबले के लिए रिंग में कैसे भेजोगे? काहिरा में CIA और मुसाद के कई सुराग रसाएं। वो संग्रीला को जहां देखेंगे गोली मार देंगे और रेसलिंग के दौरान में लाखों अफराद के दरमियान छुपकर इसे मार डालना उनके लिए आसान होगा। संग्रीला ने कहा, 2 तरफ से मेरी जान को खतरा है। एक तो CIA वाले मुझे कत्ल करना चाहेंगे, दूसरी तरफ सोनिया भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने कहा, तीसरे को भूल रहे हो, तीसरा फरहाद है। संग्रीला ने नागवारी से कहा, वो मर्द नहीं है। अगर होता तो अपनी बीवी को मेरे पीछे न लगाता। मैंने तायद में सारी लाकर कहा, फरहाद बूढ़ा और बुजदिल हो गया है, या फिर हो सकता है कि तुमसे निमटने के लिए अपनी बीवी को ही काफी समझता हो।
ये तो हम सब देख रहे हैं कि वो तुम्हें रात भर दौड़ाती रही। इसके अलावा तुम्हारा मामला अमरीकी वजारत खारजा तक पहुंचा दिया है। जेराल्ड ने कहा, मैं संग्रीला को CIA के हाथ लगने नहीं दूंगा। जहां तक आज की रेसलिंग का ताल्लुक है, संग्रीला जरूर मुखालिफ पहलवानों से मुकाबला करेगा। मैं अभी सोनिया से समझौता करूंगा। उसने रिसीवर उठाकर अमरीकी सफीर जॉन डॉल्सन के नंबर डायल किए। राब्ता होने पर एक छोटी सी बच्ची की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, कौन बोल रहा है? जेराल्ड ने पूछा। बेटी, तुम कौन हो? मैडम सोनिया को रिसीवर दो। वो मैडम जा चुकी हैं। अपने डैड को फ़ोन दो। थोड़ी देर बाद सफ़ीर की आवाज़ आई। हेलो संग्रीला, मैं थॉमस जेराल्ड बोल रहा हूँ। फ़ोन के स्पीकर से संग्रीला तुम्हारी आवाज़ सुन रहा है। मैडम सोनिया कहाँ है? वो मुझे और मेरी बीवी और जवान बच्चों को इस तरह बांध कर गई है कि ना हम खुद इस बंदिश से निजात हासिल कर सकते हैं और ना ही मेरी 5 बरस की बेटी हमें निजात दिला सकती है। सोनिया ने मेरी सिर्फ 5 बरस की बेटी को आज़ाद रखा है ताकि वो फ़ोन अटेंड कर ले और इसका रिसीवर मेरे कान से लगाए। मेरे हाथ भी इस तरह बांधे गए हैं कि मैं खुद किसी को फ़ोन नहीं कर सकता। क्या आपको पूरा यकीन है कि मैडम सोनिया जा चुकी हैं? वो जा चुकी है, लेकिन हमें बचाने के लिए कोई इस कमरे में नहीं आ सकेगा। उसने दरवाजे के हैंडल से एक पतला सा तार बांध रखा है। इस तार के दूसरे सिरे से एक हैंड ग्रेनेड इस तरह बांधा है कि कोई भी दरवाजे को खोलेगा तो उसके साथ तार के खींचते ही हैंड ग्रेनेड की चाबी एक झटके से निकलेगी। फिर मैं अपने बीवी बच्चों समेत ग्रेनेड के फट जाने से हलाक हो जाऊंगा। प्लीज़ संग्रीला, यहाँ आ जाओ। सोनिया ने कहा है कि तुम उसकी दी हुई मुद्दत के अंदर यानी 7:30 बजे तक आ जाओगे तो वो हमें मरने नहीं देगी। इस कमरे के दरवाजे को खोले बगैर एक तदबीर से तार काटकर ग्रेनेड को अलग करके हमें बचा लेगी। जेराल्ड ने पूछा, क्या कमरे की खिड़की से भी बॉम्ब मुंसलिक है? नहीं, मगर खिड़की के अंदर कोई नहीं आ सकता। इसकी चौखट में लोहे की जालियां लगी हुई हैं। तो फिर फिक्र ना करो, हम जालियों को काटकर अंदर आएंगे, फिर तार को भी काटकर ग्रेनेड को अलग कर देंगे। आप लोगों को जो करना है जल्द करें, हमें किसी तरह बचाएं। आप हौसला रखें, हम अभी आ रहे हैं। जेराल्ड ने फोन बंद करके संग्रीला से कहा, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। तुम्हें हलाक तो क्या, जख्मी भी नहीं होने दूंगा। तुमने गुस्से और जुनून में अपना एक हाथ जख्मी कर लिया है। वैसे ये गहरा जख्म नहीं है। बहरहाल मैं अपने कुछ आदमियों को लेकर वहां जाऊंगा। मैंने कहा, मिस्टर जेराल्ड, आपके लिए संग्रीला जितना कीमती और ज़रूरी है, उसी तरह संग्रीला के लिए आप कीमती और ज़रूरी हैं। आप दोनों को वहां नहीं जाना चाहिए। फिर किसे जाना चाहिए? वह सफ़ीर अमरीका के लिए ज़रूरी है। लिहाजा संग्रीला वजारत खारजा के सेक्रेटरी को फ़ोन करे कि सफ़ीर को किस तरह बचाया जा सकता है। अगरचे वहां सोनिया मौजूद है, लेकिन कहीं छुपकर संग्रीला को नुकसान पहुंचा सकती है। लिहाजा CIA वालों को वहां जाकर सफ़ीर और उसकी पूरी फैमिली को बचाना चाहिए। जेराल्ड ने खुश होकर मुझसे कहा, तुमने बहुत अच्छा मशवरा दिया है। संग्रीला, तुम सेक्रेटरी को फ़ोन करो। उसने वजारत खारजा के सेक्रेटरी से रब्ता किया। सेक्रेटरी ने कहा, मैं सैटेलाइट कनेक्शन से सुन चुका हूं कि सोनिया जा चुकी है और सफ़ीर अपनी फैमिली के साथ हैंड ग्रेनेड के ब्लास्ट होने से किसी वक्त भी मर सकता है। अब तो तुम वहां जा सकते हो। क्या आप सोनिया की मक्कारी को नहीं समझ सकते? वो कहीं छुपी हुई मेरी ताक में लगी होगी। मुझे ज़रूर हलाक या ज़ख्मी करना चाहेगी। आपको तमाम हालात का इल्म हो चुका है। आइंदा मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ। आप अपने CIA के एजेंटों को वहां भेजकर आसानी से सफ़ीर को बचा सकते हैं। ठीक है, मैं अपने लोगों को भेज रहा हूँ, मगर आइंदा तुम्हारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तुम सोनिया से दूर चले जाओ। 24 घंटे के अंदर काहिरा छोड़ दो। जेराल्ड ने रिसीवर के माउथ पीस पर हाथ रखकर कहा, आज और कल रेसलिंग है, तुम 50 घंटों का वक्त लो। जेराल्ड ने माउथ पीस से हाथ हटाया। संग्रीला ने कहा, आप जानते हैं मैं कभी आपका हुक्म नहीं टालता, लेकिन काहिरा छोड़ने के लिए मुझे 50 घंटे का वक्त दे दें। मुझे एक ज़रूरी काम निपटाना है। ये वादा करता हूँ कि यहाँ सोनिया से दूर रहूंगा। ऑल राइट, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम कोई प्रॉब्लम पैदा ना करो। 50 घंटे के बाद ये मुल्क छोड़ दो, दैट्स ऑल। उधर से फ़ोन बंद हो गया। संग्रीला ने रिसीवर को गुस्से से रखते हुए मुझसे और जेराल्ड से कहा, मैं तुम दोनों की बात मानकर अभी सोनिया के मुकाबले पर नहीं जा रहा हूँ और वो सेक्रेटरी मुझे बुज़दिल समझकर कह रहा है कि मैं सोनिया से दूर चला जाऊँ। आखिर क्यों जाऊँ? क्या मैं एक औरत के मुकाबले में कमज़ोर हूँ? बात कमज़ोरी की नहीं, मसलियत अंदेशी की है। तुम किसी दूसरे मुल्क में भी जाकर सोनिया और फरहाद को ललकार सकते हो। जेराल्ड ने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, मिस्टर दुरानी हमेशा तुम्हारी और मेरे फायदे की बात समझाते हैं। गुस्सा थूक दो, ठंडे दिमाग से सोचो। अगर तुम बुज़दिल और कमज़ोर होते तो मैं आलमी शोहरत याफ्ता पहलवानों के मुकाबले में तुम्हें कभी ना लाना चाहता। मैंने कहा, संग्रीला, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम मिस्टर जेराल्ड की बात मानकर यहाँ 50 घंटे गुजार लो। तुम मेरी जहानत पर भरोसा करते हो। मैं वादा करता हूँ, ऐसी तदबीर सोचूंगा कि सोनिया तुम्हारे रूबरू आने पर मजबूर हो जाएगी। संग्रीला ने मेरा हाथ थामकर कहा, जब से हमारी मुलाकात हुई है मैं तुम पर अंधा एतमाद करने लगा हूं। तुमने 2 बार मेरी जान बचाई है और हमेशा बड़ी दानाई से मशवरे देते हो। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलकर आराम से नींद पूरी करूंगा और शाम तक मिस्टर जेराल्ड के लिए रेसलिंग रिंग में जाने के लिए बिल्कुल फ्रेश हो जाऊंगा। जेराल्ड मुझसे बहुत खुश था। वो हमें अपनी कार में बिठाकर एक बंगले में ले आया। इस बंगले में एक ड्राइंग रूम और 2 बेडरूम थे। उसने कहा, दोपहर या शाम को जब भी आंख खुले मुझसे फ़ोन पर रब्ता करना।
वो अपना मोबाइल फ़ोन नंबर लिख कर दे गया। मैंने संग्रीला से कहा, कल रात से दौड़ते दौड़ते और दिमागी तवानाइयाँ सर्फ करते करते मैं तो थक गया हूँ। तुम भी जाकर आराम और इत्मीनान से शाम तक सोते रहो। वो अपने बेडरूम में चला गया। मैंने अपने बेडरूम में आकर दरवाजे को अंदर से बंद किया। फिर ख्याल खानी के जरिए सोनिया के पास पहुंचा। उसने बताया कि सफ़ीर के बंगले के हाथ में 3 अजनबी आए थे। मैंने कहा वो CIA के एजेंट होंगे। बहरहाल जो भी हूँ, उन्होंने बड़े मोहतात अंदाज में एक कमरे की खिड़की के पास आकर देखा। अंदर वो सफ़ीर अपने बच्चों के साथ बंधा हुआ था। अब उसकी छोटी बेटी भी बंधी हुई थी, जिसने जेराल्डो और संग्रीला का फ़ोन रिसीव किया था। उस फ़ोन का रिसीवर क्रैडल से अलग रखा हुआ था। एक एजेंट ने खिड़की के बाहर से कहा, मिस्टर डॉल्सन, हम आपको बचाने आए हैं, लेकिन हमें बताया गया था कि आपकी छोटी 5 साला बेटी को बांधा नहीं गया है। सफ़ीर जॉन डॉल्सन ने कहा, हाँ, पहले ही आज़ाद थी। मैंने संग्रीला से फ़ोन पर बात की और मेरी बेटी ने रिसीवर फ़ोन के क्रैडल पर रख दिया तो अचानक ये दरवाज़ा खुला। वहाँ सोनिया नजर आई। उसने कहा था कि दरवाज़ा खुलते ही ग्रेनेड का धमाका होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। उसने उस ग्रेनेड को उठाकर कहा कि यह सिर्फ प्लास्टिक का खोल है, इसमें कुछ नहीं है। उसने ग्रेनेड की चाबी खींचकर निकाली। वाकई धमाका नहीं हुआ। उसने मेरी छोटी बेटी को हमारे साथ बांधते हुए कहा, उसे मुझसे और इन मासूम बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं है। वह सिर्फ शिकार को फांसने के लिए ऐसा कर रही है। उसने मेरी बेटी को बांधकर रिसीवर को क्रैडल से अलग रखकर जाते हुए कहा, तुम लोगों की रस्सियां खोलने के लिए मेरा शिकार आएगा। वह तुम्हें आज़ाद करेगा और खुद जिंदगी की कैद से आज़ाद हो जाएगा। खुशकिस्मती से संग्रीला वहां नहीं गया। बदबख्ती से CIA के 3 एजेंट वहां पहुंचे। जब सफ़ीर ने उन्हें बताया कि दरवाज़ा खुला हुआ है और धमाके का कोई खतरा नहीं है, तो वो बड़े मुस्ताद और मोहतात रहकर बंगले के अंदर आए, क्योंकि वो कह चुकी थी जो शिकार वहां आएगा फिर जिंदा नहीं जाएगा। वो तीनों एक दूसरे के लिए ढाल बांधते हुए बंगले के अंदर आए और एक एक कमरे और बाथरूम वगैरह में जाकर सोनिया को तलाश करते रहे। एक ने कहा, वो बाहर हमारी ताक में होगी, आओ पहले सफ़ीर साहब को रिहाई दिलाएं। वो तीनों उस कमरे में आए। उन्होंने उन सबकी रस्सियां खोली। सफ़ीर की एक बीवी, 2 बेटे और एक छोटी बेटी थी। उन तीनों में से 2 एजेंट्स रस्सियां खोलते वक्त एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सफ़ीर से भी सवालात कर रहे थे। तीसरा एजेंट फ़ोन पर कह रहा था, सर, हमने मिस्टर डॉल्सन और उनकी फैमिली को बचा लिया है। सोनिया बंगले के बाहर कहीं छुपी हुई है। आप दूसरे एजेंट्स को भेजकर उसे तलाश करें। वो गिरफ्तार होगी या मारी जाएगी तो हम बंगले से बाहर जाएंगे। उसने रिसीवर रखकर अपने रिवॉल्वर की तमाम गोलियां निकालकर सफ़ीर की बीवी के हाथों में दी। उससे पहले 2 एजेंट्स भी सफ़ीर से सवालात के दौरान में चंद सेकंड के लिए गायब दिमाग होकर अपने अपने रिवॉल्वर की गोलियां उसकी बीवी को दे चुके थे। वह तमाम गोलियां लेकर चलती हुई दरवाजे के पास आई। उसे अंदर से बंद किया, फिर एक कुर्सी खींचकर उसे दरवाजे से लगाकर बैठते हुए बोली, सोनिया बंगले के बाहर नहीं, अंदर है, तुम्हारे सामने बैठी हुई है। तीनों एजेंट्स ने पहले उसे हैरानी से देखा, फिर सफ़ीर डॉल्सन को सवालिया नजरों से देखने लगे। जॉन डॉल्सन ने कहा, मैं बहुत मजबूर हूँ। ये मेरी वाइफ नहीं, मैडम सोनिया है। इसने मेरी वाइफ को कहीं दूसरी जगह भेज दिया है और वादा किया है कि मैं इसके अहकामात की तामील करता रहूंगा और मुझे जो कहने के लिए कहा जाएगा वही कहता रहूंगा, तो ये शिकार खेलने के बाद मेरी वाइफ को जिंदा सलामत यहाँ पहुंचा देगी। ये सुनते ही तीनों ने अपने अपने रिवॉल्वर का रुख सोनिया की तरफ किया। सोनिया ने अपनी दोनों मुट्ठियां खोली। उसकी हथेलियों पर 18 गोलियां थीं, जो उसकी गोद में और आसपास फर्श पर गिरती जा रही थी। उसने अपनी एक हथेली में सिर्फ 3 गोलियां रहने दी। उन्होंने सोनिया को पहले सिर्फ निशाने पर लिया था। उन गोलियों को देखकर यकीन नहीं आया कि वो उनके ही रिवॉल्वरों की हैं। उन्होंने ट्रैगर को दबाया। तीनों रिवॉल्वर खट खट की आवाजें पैदा करके रह गए। वो बोली, मैंने वार्निंग दी थी कि संग्रीला यहाँ तन्हा नहीं आएगा, तो मदद के लिए दूसरे आने वाले मारे जाएंगे। मैं तुम तीनों में से किसी एक को जिंदा रहने का मौका दूंगी। उसने जरा दूर एक गोली को फर्श पर फेंक कर कहा, तुम तीनों में से जो पहले इस गोली को उठाकर अपने रिवॉल्वर के चैम्बर में डालेगा वो जिंदा जाएगा। तीनों ने सोचती हुई नजरों से पहले फर्श पर पड़ी हुई गोली को देखा, फिर मक्कारी से सोनिया को देखा। फिर तीनों ही छलांग लगाकर उस गोली को उठाने आए। एक दूसरे से टकराए। एक दूसरे को गोली उठाने से रोकते हुए खुद उसे उठाने के लिए लड़ते रहे। फिर एक ने गोली को उठा लिया, फौरन ही चैम्बर में उसे डाला। वो सोच चुका था कि गोली हाथ आते ही सोनिया को गोली मार देगा, लेकिन उसके रिवॉल्वर का रुख अपने एक साथी की तरफ हुआ। फिर ट्रैगर दब गया। ठाई की आवाज के साथ वो कराहता हुआ फर्श पर गिरकर तड़पते हुए हमेशा के लिए साकित हो गया। सोनिया ने गोली चलाने वाले से कहा, मैंने कहा था जो पहले गोली उठाएगा वो यहां से जिंदा जाएगा, मगर वो नहीं गया। उसने अपने साथी को मार डाला। मैं जुबान की पक्की हूँ, यहां से सिर्फ एक जिंदा जाएगा और तुम 2 हो। उसने दूसरी गोली फर्श पर फेंकते हुए कहा, तुम दोनों में से जो पहले से उठाकर अपने रिवॉल्वर के चैम्बर में डालेगा वो बाहर जिंदा जाएगा। जो नाकाम रहेगा वो जिंदा रहने वाले की गोली से मरेगा। उन दोनों ने फर्श पर पड़ी हुई गोली को देखकर हिचकिचाते हुए कहा, हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। मेरे दुश्मन तो हो, बात मेरी चलेगी। क्या मैं ये खेल ना खेलकर तुम्हारे हाथों मर जाऊं? मैडम, आपकी भलाई के लिए कहते हैं, फौरन यहाँ से चली जाएं। हमारे उस मरने वाले साथी ने फोन पर कहा था कि मजीद मुसल्लह अफराद भेजें। वो आ चुके होंगे या आ रहे होंगे। आपको बंगले के चारों तरफ तलाश करेंगे, यहाँ भी आएंगे। जब तुम्हारा साथी फोन कर रहा था तो गायब दिमाग था, रॉन्ग नंबर पर बोल रहा था।
यहाँ तुम्हारा और कोई साथी नहीं आएगा। वो दोनों एक दूसरे को बेबसी से देखने लगे। उनकी समझ में आ गया कि उनमें से किसी एक को मरना है और सोनिया के वादे के मुताबिक एक को जिंदा जाना है। अब तो उन दोनों को ही इस खेल का इख्तिताम करना था। एक ने अचानक छलांग लगाकर फर्श पर गोली के पास आकर इसे उठाया। दूसरे ने उसके हाथ पर ठोकर मारी। हाथ में आई हुई गोली निकलकर दूर चली गई। दोनों ने उधर दौड़ लगाई। एक ने फर्श पर फिसलकर दूसरे की टांग पर टांग मारी। वो औंधे मुंह गिरा। अगरचे टांग पर टांग मारने वाले ने बड़ी चालाकी से काम लिया था, लेकिन औंधे मुंह गिरने वाले का हाथ गोली तक पहुंच गया। उसने फौरन इसे उठाकर रिवॉल्वर के चैम्बर में डाला। दूसरे ने उस पर जंप लगाकर रिवॉल्वर वाले हाथ को दोनों हाथों से पकड़ लिया। अब एक की कोशिश थी कि ट्रैगर पर उंगली ले जाकर गोली चलाई। दूसरे की कोशिश ये थी कि उंगली ट्रैगर तक पहुंचने से पहले उसका रिवॉल्वर छीन ले। जिंदगी किसी एक को हासिल करनी थी। इस जद्दोजहद के दौरान में रिवॉल्वर की नाल कभी एक की तरफ हो रही थी और कभी दूसरे की तरफ। अगर ऐसे वक्त गोली चलती तो इस कमरे में मौजूद दूसरा कोई फर्द भी उसकी जद में आकर मर सकता था। इसलिए सफ़ीर अपने बच्चों समेत फर्श पर लेट गया। आखिर गोली को तो चलना ही था, सो चल गई। फायर की आवाज़ के साथ कमरे में गहरी खामोशी छा गई। सफ़ीर और उसके बच्चे उठकर हैरानी से देखने लगे। उन सब की तवक्को के खिलाफ एक की बजाय दोनों मर गए थे। वो इस तरह के, एक ने रिवॉल्वर वाले को पीछे से दबोच रखा था। उसने रिवॉल्वर वाले हाथ को उसके सीने की तरफ घुमाकर ट्रैगर दबाया था। गोली उसके सीने के आर पार होती हुई पीछे वाले के सीने में पेवस्त हो गई थी। सोनिया ने कुर्सी से उठकर दरवाज़ा खोलते हुए कहा, मैं अपने वादे के मुताबिक एक को जिंदा छोड़ना चाहती थी, लेकिन दोनों के मुकद्दर में मौत थी। वेल मिस्टर डॉल्सन, तुम्हारी वाइफ बंगले के पीछे बाउंड्री वॉल से लगी बैठी है, जाकर उसे ले आओ। ये कहकर वो वहां से चली आई। मैंने उसके पास पहुंचकर उसकी ये तमाम हालात मालूम किए। हम दोनों थके हुए थे, लिहाजा अपनी अपनी जगह सो गए। पोरस के मुकद्दर में गुमराही से निकल आना था, लिहाजा सना, सानिया और जलाल पाशा उसे तनवीमी अमल के सैर से निकाल आए थे। उसने तनवीमी नींद से बेदार होकर खुद को एक अनजाने कमरे के बिस्तर पर पाया। तब उसे याद आने लगा कि वो किन हालात से गुजरता रहा है। आखिरी बार इतना ही याद रहा कि वो नासरा के साथ एयरपोर्ट के वॉशरूम की तरफ जा रहा था कि अचानक उस पर बेहोशी तारी हो गई थी। इसके बाद वो खुद को एक अनजाने कमरे के बिस्तर पर पा रहा था। नासरा या नीलमा के तनवीमी अमल से निकल आने के बाद उसे बहुत कुछ याद आ रहा था। इन यादों में सबसे तकलीफदेह बात यह थी कि नासरा हजार कोशिशों के बावजूद नीलमा की शैतानी चालों से बच नहीं पाती थी। उसके जेर असर आकर ही उसने अपने महबूब को भी उसका गुलाम बना दिया था। उसने आहट सुनकर सर घुमाकर देखा। सना कमरे का दरवाजा खोलकर मुस्कुराती हुई उसके पास आई। फिर दोनों हाथों से उसके हाथ को थामकर बोली, खुदा का शुक्र है, आप शैतानी चक्रों से बच गए हैं। उसने पूछा, नासरा कहाँ है? हमें अफसोस है, हम भाभी को उस चुड़ैल के शैतानी असर से ना निकाल सके। वो होश में आते ही दो मुसल्ला गार्ड्स को अपने जहर से हलाक करके फरार हो गई। दूसरे लफ्जों में नीलमा उन्हें कहीं ले गई है। और गॉड, पता नहीं वो चुड़ैल उसके साथ क्या सलूक कर रही होगी। मेरी प्यारी बहन, उसके दिमाग में जाओ, उसके हालात मालूम करो। मैं, सानी और अब्बू कई बार भाभी के दिमाग में जाने की कोशिशें करते रहे, लेकिन वो सांस रोककर हमसे ताल्लुकात तोड़ लेती है। वो कमबख्त आत्मा जब तक भाभी के अंदर रहेगी हमारी कोशिशों को नाकाम बनाती रहेगी और मेरी बेचैनी बढ़ाती रहेगी, उसे मुझसे दूर रखकर तड़पाती रहेगी, और मैं यकीन से कहता हूँ कि वो भी मेरे बगैर तड़पती रहेगी। सना ने ख्याल खानी के जरिए जलाल पाशा को बुलाया। पाशा ने आकर कहा, पोरस, तुम्हें एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि नीलमा तुमसे लाख दुश्मनी करे, लेकिन नासरा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अपनी सलामती के लिए नासरा को भी जिस्मानी तौर पर सही सलामत रखेगी, लेकिन जहनी तौर पर नुकसान पहुंचाती रहेगी। जैसे अब उसे जहनी तौर पर अपनी ताबे बनाकर उसे मुझसे जुदा कर दिया है। सिर्फ इसलिए तुमसे जुदा किया है कि हम तुम्हारे साथी बनकर रहते हैं। वो नहीं चाहती थी कि हम बाप बेटी कुरानी आयात पढ़कर उसकी शैतानियत को ख़त्म कर दें और वो नासरा के जिस्म के अंदर बिल्कुल बेबस होकर रह जाए। सना ने कहा, भाईजान, आप देख चुके हैं कि उस चुड़ैल ने पहली बार आपको भाभी के जहर से हलाक करना चाहा, दूसरी बार भाभी पर गालिब आकर आपको ताबे बना लिया। अगरचे ये सच बहुत जहरीला है, लेकिन आपको आइंदा भाभी से दूर रहना चाहिए। मेरी बहन, ऐसी बात ना कहो। जलाल पाशा ने कहा, सच को तस्लीम करना होगा। तुम्हें नासरा मिलेगी तो उसके साथ वो चुड़ैल भी मिलेगी। अगर उस चुड़ैल को ख़त्म किया जाएगा तो नासरा का जिस्म भी मुर्दा हो जाएगा, और वो चुड़ैल नीलमा तो अब कभी उसे तुम्हारे करीब नहीं आने देगी। वो समझती है कि तुम उससे मिलोगे तो हम उसके सामने फिर कुरानी आयात पढ़ने लगेंगे। वो उठकर बैठ गया, सर झुकाकर सोचने लगा। सना ने कहा, सानी, भाभी और पापा ने हमारी बड़ी मदद की है। अगर वो हमारे साथ ना होते तो नीलमा की आत्मा रफ्ता रफ्ता भाभी के दिमाग पर पूरी तरह गालिब आकर उन्हें भी आपका दुश्मन बना देती। आपको फिलहाल उनसे दूर रहना चाहिए। मैं समझता हूँ, मुझे अपनी बेहतरी के लिए फिलहाल नासरा से दूर रहना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर मालूम करना चाहिए कि नीलमा उसे कहाँ ले गई है। कम से कम दूर ही दूर से नासरा की निगरानी करता रहूंगा तो मेरे दिल को इत्मीनान हासिल होता रहेगा। जब भाभी आपको हमसे दूर ले जा रही थी तो सानी ने कहा था कि मौजूदा फर्जी नामों और पासपोर्ट के मुताबिक वो आपको यहाँ से ले जाएगी, क्योंकि दूसरे पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने का वक्त नहीं है।
सानी भाभी के मशवरे के मुताबिक अमल करके हमने आपको नीलमा की साजिश से बचा लिया। पोरस ने कहा, नीलमा दूसरी बार एयरपोर्ट जाने की गलती नहीं करेगी। वो हाईवे से बाइक कार दूसरे शहर जाएगी। नासरा उसकी मर्जी के मुताबिक अपने चेहरे पर तब्दीलियां करेगी ताकि हम उसे पहचान ना सकें। फिर वो नाम बदल कर ख्याल खानी के जरिए मुतल्लिका अफसरान के दिमागों पर कब्जा जमा कर नया पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवा लेगी। जलाल पाशा ने कहा, यह सब कुछ करते वक्त वो तनहा रहेगी। नीलमा की आत्मा उसके अंदर रहेगी, बाहर किसी को नजर नहीं आएगी। लिहाजा नासरा की एक पहचान यही होगी कि वो अकेली है। हमें जो भी तनहा औरत नजर आएगी हम उसके दिमाग में पहुंचकर मालूम कर सकते हैं। वो दिमाग में नहीं आने देगी तो फिर वही नासरा होगी। जी हाँ, ये एक खास पहचान होगी, लेकिन मालूम करना होगा कि वो यहीं बोगोटा में नया पासपोर्ट बनवा रही है या किसी दूसरे शहर जाकर ऐसा करेगी। वो हाईवे से कार के जरिए मेडसिस या पनामा जा सकती है। ज्यादा दूर जाएगी तो उसे अंदेशा रहेगा कि आप लोग ख्याल खानी के जरिए हाईवे ट्रैफिक पुलिस के अफसरान के दिमागों में पहुंचकर फर्जी नाम से हाईवे पर तनहा कार चलाने वाली नासरा का सुराग लगाएंगे। सना ने ख्याल खानी के जरिए सानी को बताया कि पोरस तन्वी भी नींद से बेदार हो गया है और अब नासरा को ढूंढने का मसला है। सानी ने कहा, पोरस से कहो मुझे दिमाग में आने दे। सना ने पोरस से कहा। फिर सानी ने उसके दिमाग में आकर कहा, हेलो पोरस, कैसे हो? वो बोला, जिसे पापा की सरपरस्ती तुम्हारे और पारस जैसे मोहब्बत करने वाले का ताउन हासिल हो वो बामुराद होता है और दुश्मन नामुराद रह जाते हैं। अब तो बस एक नासरा की फिक्र है। हम तमाम ख्याल खानी करने वाले कोलंबिया के तमाम बड़े शहरों के पासपोर्ट ऑफिस और शनाख्ती कार्ड के दफातर में जाकर मालूम करेंगे कि कहाँ कहाँ कितनी तनहा औरतें अपने लिए नया पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवा रही हैं। फिर उसने कहा, अंकल आप मेडसिस शहर के दफातर में जाएं। सना, तुम बगोटा के दफातर को चेक करो, मैं पनामा जा रही हूँ। इन मुकामात पर नाकामी होगी तो फिर हम दूसरे शहरों या दूसरी स्टेट्स में जाएंगे। जलाल पाशा ने कहा, पोरस हम जा रहे हैं, जल्दी वापस आएंगे, लेकिन तुमसे एक ज़रूरी ताउन चाहते हैं। आप मेरे बुजुर्ग हैं, ताउन की बात ना करें, हुक्म दें। मैं हदायत करता हूँ कि कुछ अरसे के लिए अपना दिल नासरा की तरफ से पत्थर कर लो। उससे सारी उम्र मोहब्बत करो, लेकिन मोहब्बत और जज्बात से मगलूब होकर उसे दिमाग में चंद सेकंड के लिए भी आने दोगे तो वो मोहब्बत जताने के दौरान में तुम्हारी रिहाइश का पता मालूम कर लेगी। वैसे मैंने तनवीमी अमल के जरिए तुम्हारे दिमाग को लॉक कर दिया है। तुम पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लोगे। अभी सिर्फ इसलिए हदायत दे रहा हूँ कि नासरा की सोच की लहरें शायद तुम्हारे दिल को मोम कर दें। नहीं अंकल, मैं हालात को समझ रहा हूँ। वैसे सानी भी यहाँ मौजूद है, उसे मालूम है कि मैं उसकी और पारस की तरह पहले से कैसी प्लानिंग करता हूँ। मुझे बड़ी हद तक यकीन है कि नासरा भी मेरे लिए बेकरार होगी और नीलमा उसे इस हद तक ढील देगी कि वो मेरे दिमाग में आकर मुझे अपने पास बुलाए। ऐसे वक्त मैं बेवकूफ़ बनकर जाना चाहता हूँ। इसके लिए लाजमी है कि आप में से कोई मेरे दिमाग में आता जाता रहे। सानी ने कहा, अच्छी प्लानिंग है, हम इस तरह भी नासरा और नीलमा तक पहुँच सकेंगे। तुम अपनी प्लानिंग पर अमल करो, हम हर 15-20 मिनट के बाद तुम्हारे पास आते रहेंगे। वो तीनों ख्याल खानी के जरिए 3 मुख्तलिफ शहरों के पासपोर्ट के दफातर की तरफ चले गए। पोरस उस बंगले में तनहा रह गया। बिस्तर से उतरकर बंगले के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर देखने लगा। वो पूछना भूल गया था कि वो बंगला बोगोटा के किस इलाके में है। छत पर आकर दूर तक देखने के बावजूद मालूम ना हो सका कि वो किस इलाके में है। हर 15-20 मिनट के बाद सानी, सना और जलाल पाशा उसके पास आ रहे थे। उसके पूछने पर सना ने बताया कि वो बोगोटा शहर के बाहर उस इलाके में है जहां ड्रग माफिया के गॉडफादर कार्सेलो ने खुद ही अपने पोस्ट के खेतों को जलाने का हुक्म दिया था ताकि अफयून की काश्त ना हो और आइंदा मुनशियात की तजारत फरोग ना पाए। वह छत से उतरकर फिर अपने बेडरूम में आया। जब नासरा उसके साथ थी तो उसने, सना और जलाल पाशा ने गॉडफादर कार्सेलो पर तनवीमी अमल किया था। पूरे कोलंबिया पर ड्रग माफिया के गॉडफादर की हैसियत से कार्सेलो की हुक्मरानी थी। उसकी ताकत के आगे वहां के हुक्मरान कमजोर पड़ गए थे, क्योंकि अमेरिका भी कोलंबिया पर मुसल्लत होने के लिए कार्सेलो की पुश्त पनाही कर रहा था। अब अमरीकी अकाबरीन को मालूम हो चुका था कि पोरस के टेलीपैथी जाने वालों ने कार्सेलो के दिमाग को अपने शिकंजे में ले लिया। इस तरह वहां अमरीकी सियासत कमजोर पड़ती जा रही थी। पोरस गॉडफादर कार्सेलो के मुतल्लिक सोच रहा था। उसी वक्त कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। वहां उसका कोई जानने वाला या मुलाकात के लिए आने वाला नहीं था। पोरस ने सोचा, कौन दरवाजे पर आ सकता है। उसने तकिए के नीचे से रिवॉल्वर निकालकर इसे लिबास में छुपाया। फिर बैरूनी दरवाजे के की होल से झांक कर देखा। एक दुबला पतला सा बूढ़ा मैला लिबास पहने खड़ा था। सर के बाल बिखरे हुए थे। ऐसे जवानों और बूढ़े मुनशियात के फिरोग के बाइस नशे के आदी होते हैं। उनकी जेबें खाली होती हैं और नशा करने के लिए बदन टूटने लगता है तो दरवाजे दरवाजे आकर भीख मांगते हैं और भीख में मिलने वाली रकम से नशा खरीदते हैं। पोरस ने दरवाजा खोलकर कहा, सॉरी ओल्ड मैन, मैं अपने घर में रोटी खिला सकता हूँ, लेकिन नकद रकम नहीं दूंगा। मैं तुम्हें देखकर समझ गया हूँ कि तुम नशे के आदी हो। वो दरवाजा खोलकर बाहर आया तो दाएं बाएं 2 अफराद रिवॉल्वर लिए खड़े थे। एक ने कागज की पर्ची उसकी तरफ बढ़ाई। उसमें लिखा हुआ था, मजबूरन गूंगे बनकर रहेंगे, वरना तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले हमारे हाथों से रिवॉल्वर गिरा देंगे। अगर तुम अपाहिज नहीं बनना चाहते तो हम कोई गोली नहीं चलाएंगे। चुपचाप कोई सवाल किए बगैर चलो।
पोरस ने पर्ची पढ़कर दाएं बाएं 2 रिवॉल्वरों का रुख अपनी तरफ देखा। उनकी उंगलियां ट्रैगर पर थीं। उनमें से एक ने बूढ़े नशा करने वाले को $50 दिए। पोरस उन दोनों के दरमियान चलता हुआ बंगले के पीछे आते के बाहर आया। वहां एक कार खड़ी हुई थी। उसने उसे अगली सीट पर बैठने का इशारा किया। दूसरा पिछली सीट पर बैठ रहा। पोरस ने दरवाजा खोलकर सीट पर बैठने के लिए झुकते हुए अपने लिबास के अंदर से रिवॉल्वर निकाल लिया। सीट पर बैठते हुए रिवॉल्वर को अपने नीचे छुपा लिया। दूसरा शख्स एक और पर्ची देते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। पर्ची में लिखा था, मैं अपना रिवॉल्वर अपनी एक रान के नीचे रखूंगा। मेरा साथी ठीक तुम्हारे पीछे तुम्हें निशाने पर रखकर बैठा रहेगा। कोई भी चालाकी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ी। उसी वक्त सानी उसके दिमाग में आई। फिर चंद सेकंड के बाद बोली, अरे ये क्या पोरस, कहाँ जा रहे हो? वो बोला, कुछ ना पूछो, मेरे ख्यालात पढ़ो। सानी ने सना और जलाल पाशा को बुलाकर उसके ख्यालात पढ़े। सना ने परेशान होकर पूछा, भाईजान, क्या आप किसी तरह इन गूंगे बनने वालों को बोलने पर मजबूर नहीं कर सकते? ये आपको कहाँ ले जा रहे हैं? क्या ये नीलिमा की कोई चाल है? ओहो मेरी बहना, जरा सी बात पर दर्जनों सवाल पूछने लगती हो। देखो, मैं अकबनुमा आईने में पीछे बैठे हुए शख्स को देख रहा हूँ और मैंने एक हाथ से अपनी नीचे दबा हुआ रिवॉल्वर निकालकर उसकी नाल को अपनी सीट के पुश्त से लगा लिया है। ड्राइव करने वाला मुतमईन है कि मैं पीछे गन वाले की धौंस में हूँ। भाईजान, आप क्या करना चाहते हैं? मैं अकबनुमा आईने में पीछे वाले की गन का रुख देख रहा हूँ। ये देखो। वो अपने रिवॉल्वर की नाल में यूं ही फूंक मार रहे। वो नाल जरा इधर से उधर हुई और गया काम से। ये कहते ही पोरस ने मुतवातिर 3 फायर किए। वो गोलियां उसकी सीट की पुश्त से गुजरती हुई पीछे बैठे हुए शख्स के जिस्म में पेवस्त होती गईं। फायरिंग के दौरान में ही ड्राइव करने वाले ने अपने नीचे से रिवॉल्वर निकाला। पोरस का एक उल्टा हाथ उसके मुंह पर पड़ा। गाड़ी को जोरदार ब्रेक लगा और उसका रिवॉल्वर हाथ से निकलकर खिड़की के बाहर चला गया। ड्राइव करने वाले ने सहम कर पोरस के रिवॉल्वर को देखा। पोरस ने कहा, पीछे वाला तो गया, अब वो कभी नहीं बोल सकेगा। अब तुम बताओ, तुम्हारी किस माँ बाप ने तुम्हें मेरे पास भेजा है? वो खौफ से लरसते हुए बोला, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। मुझे और मेरे साथी को गॉड फादर कारसेलो ने भेजा है। पोरस ने जलाल पाशा से कहा, अंकल आप तस्दीक करें, ये किस हद तक सच बोल रहा है? जलाल पाशा ख्याल खानी के जरिए कारसेलो के पास गया। पोरस ने ड्राइव करने वाले से कहा, कार से उतरो, पिछली सीट से अपने साथी की लाश निकालकर बाहर फेंको और अपने कपड़े उतारकर पिछले हिस्से से खून के तमाम धब्बे साफ करो। वो कार से उतरकर हुक्म की तामील करने लगा। पाशा ने वापस आकर पोरस से कहा, बेटे, कारसेलो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। दरअसल हम ये ख्याल नहीं रहा था कि कारसेलो को अपना मामूल और ताबे बनाते वक्त नासरा भी हमारे साथ थी। वो भी हमारी तरह कारसेलो के दिमाग में पहुंच सकती है। उसने टेलीपैथी के जरिए उसे मजबूर किया तो उसने बताया कि तुम्हें उसके जले हुए पोस्ट के खेतों के करीब एक बंगला रिहाइश के लिए दिया गया है। सानी ने कहा, मैंने भी कारसेलो के ख्यालात पढ़े हैं। नासरा ने उसे मजबूर किया था कि वह अपने 2 मुसल्लह कारिंदों को हुक्म दे कि वह तुम्हें उस बंगले से अगवा करके ले जाएं, लेकिन कहाँ ले जाएं ये कारसेलो को नहीं बताया था। वो उन 2 मुसल्लह कारिंदों को आगे चलकर शायद बताने वाली थी। ओ गॉड, सारा इल्जाम मेरी नासरा पर आ रहा है, जबकि उसके अंदर समाई हुई नीलिमा मुझे ट्रैप करके खत्म करना चाहती थी या अपाहिज करके गुलाम बनाए रखना चाहती थी। जलाल पाशा ने कहा, मैंने समझाया था कि तुम्हें जज्बाती नहीं होना चाहिए। उसे मेरी नासरा न कहो। ये क्यों नहीं समझ रहे कि नासरा एक मुर्दा जिस्म का नाम है जो नीलिमा की बैसाखी पर हरकतें कर रहे। देखो, मैं एक बुजुर्ग की हैसियत से कहता हूँ, अगर नासरा कभी हमारे हाथ लगेगी तो हम उसे तुम्हारे करीब लाने से पहले एक खास मुद्दत तक उसके सामने कुरान मजीद की तलावत करेंगे। उससे नापाक आत्मा की शैतानियत को ख़त्म करेंगे। शैतान को कोई फरिश्ता नहीं बना सकता, लेकिन ईमान वाले शैतानी अज़ाइम को नाकाम बना सकते हैं। हम एक दिन नीलिमा की नापाकी दूर करके उसे शैतानियत से बाज रखने में कामयाब हो जाएंगे। सॉरी अंकल, मैं जज्बाती होकर भूल जाता हूँ कि नासरा मेरी होते हुए भी मेरी नहीं है। ये कितनी जहरीली हकीकत है कि वो मर चुकी है। नीलिमा ने उसके जिस्म को अपने लिए एक हथियार बनाया है। ड्राइवर लाश को बाहर निकालने के बाद कार के पिछले हिस्से को अच्छी तरह साफ कर चुका था। पोरस ने उसे कहा, तुम चुपचाप खड़े रहो। मैं कोई बात करूं तो जवाब ना दो, बल्कि अपनी आंखें बंद कर लो। वो सहमा हुआ था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पोरस ने कहा, नासरा, मैं जानता हूं तुम्हारे 2 आलेकारों में से एक मर चुका है, दूसरा मेरे सामने खड़ा है और तुम इसके दिमाग में हो। अब तक खामोशी से उसके अंदर छुपी हुई थी, मगर हमने कारसेलो के ख्यालात पढ़कर तुम्हारी मौजूदगी को समझ लिया है। अब खामोश ना रहो, बोलो क्या चाहती हो। नासरा ने उस ड्राइवर की जुबान से कहा, मैं तुम्हारी दुश्मन होती तो तुमने जैसे ही बंगले का दरवाजा खोला था, उसी लम्हे में मेरे दोनों आलेकार तुम्हें गोलियों से छलनी कर देते। तुम अच्छी तरह जानते हो, नीलिमा अगर मेरी आत्मा है तो तुम मेरी जान हो। मैं तुम्हें जिंदा सलामत हासिल करना चाहती हूँ। इन मुसलमान टेलीपैथी जानने वालों ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया है। तुम्हारी जुबान से नीलिमा बोल रही है। अगर तुम इसकी मामूला और ताबे ना होती तो अपनी अकल से यह समझ लेती कि इन मुसलमानों ने मुझे नीलिमा की शैतानी चालों से बचा रखा है, वरना मैं भी नीलिमा का गुलाम रहकर अभी तुम्हारी तरह इस चुड़ैल की जुबान से बोलता। मेरे लिए बड़े शर्म की बात होती कि मैं नीलिमा का ताबे बनकर रहता। मैं तुमसे कहता, अगर मुझे दिलो जान से चाहती हो तो बताओ, अभी कहाँ हूँ, मैं तुम्हारे पास आऊँगा।
तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हारे साथ वो टेलीपैथी जानने वाले मुसलमान भी आएंगे। मैं ऐसी नादान नहीं हूं कि उन्हें अपने करीब आने दूं। जलाल पाशा ने कहा, पोरस, तुम इस वक्त नासरा से नहीं, नीलमा से बातें कर रहे हो। नासरा ने पहले कभी हमारी कुर्बत से इनकार नहीं किया था, बल्कि मुझे अंकल और सना को बहन कहती रही है। हमारे मुसलमान होने का खौफ सिर्फ नीलमा को है। आप दुरुस्त कहते हैं अंकल। मैं भी नासरा या नीलमा से एक फैसला कुन बात कह देता हूँ कि वो कभी मेरे दिमाग में आना चाहेगी तो मैं उसे आने नहीं दूंगा। जिस्मानी तौर पर मेरे सामने आएगी तो हम सब पहले की तरह उसे सर पर बिठाएंगे। फिर पोरस ने सानी की बातें अपनी जुबान से की। और एक बात याद रखो, नीलमा कभी नासरा का जिस्म लेकर कोलंबिया से बाहर नहीं जा सकेगी। हम नासरा को कहीं ना कहीं पकड़ ही लेंगे। बेहतर है कि वो खुद ही आ जाए, वरना भागते भागते थक हार जाएगी। पोरस ने अपने तौर पर कहा, अब कहने के लिए कुछ नहीं रहा। तुम अपना पता ना बताना चाहो तो अपने साले कार ड्राइवर को यहाँ से दौड़ाते हुए ले जाओ, मैं ये कार ले जाऊंगा। ड्राइवर ने आंखें खोल दी, वहां से पलटकर दौड़ते हुए जाने लगा। इसका मतलब यही था कि नीलमा नासरा को मौजूदा पता बताने की इजाजत नहीं दे रही थी। ड्राइवर को दूर ले जा रही थी ताकि नासरा को पोरस से बातें करने के लिए किसी और शख्स का दिमाग न मिले। खुद पोरस के दिमाग में मुसलमानों के खौफ से नहीं जाना चाहती थी। सानी, सना और जलाल पाशा मुख्तलिफ शहरों के पासपोर्ट के दफातर में ये मालूम करने गए थे कि नासरा नाम वगैरह तब्दील करके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाएगी तो उन तीनों से छुप नहीं पाएगी। जब पोरस को अगवा किया जा रहा था तो वो तीनों फौरन ही उसके दिमाग में आ गए थे। सानी ने कहा, पोरस, तुम्हें अगवा कराने का मंसूबा नाकाम रहा। अब नीलमा जल्द से जल्द नासरा को दूर ले जाने की कोशिशें करेगी। वो जल्दबाजी में कोई गलती भी कर सकती है। हम हाईवे पर जाने वाली ऐसी कारों को चेक करेंगे जिसे कोई औरत चला रही हो। पोरस ने सना से कहा, तुम बगोटा के पासपोर्ट ऑफिस में गई हो, वहीं मेरा इंतजार करो, मैं कार लेकर आ रहा हूँ। वो सब अपने मंसूबे पर अमल कर रहे थे, लेकिन नीलमा की चाल को समझ नहीं पाए थे। वह तन्हा नासरा के जिस्म के साथ वहां से जाना चाहती थी, लेकिन नासरा बेचैन सी थी। वो बार बार पोरस के पास जाने या उसे अपने पास बुलाने की जिद कर रही थी। नीलमा ने उसका दिल रखने के लिए पोरस को अगवा करना चाहा था। अगवा करने वालों को भी नहीं बताया था कि पोरस को कहाँ लाने, जबकि वो फरार होने की जगह का तयन कर चुकी थी। उसे अंदेशा था कि पोरस को अगवा करने के दौरान में उसके टेलीपैथी जानने वाले उसकी मदद को पहुंच जाएंगे, और यही हुआ। नीलमा ने ड्राइवर को वापस दौड़ाते हुए नासरा को समझा दिया, देख लो, मैं तुम्हारी जिद पूरी करती हूँ, मगर उन तमाम टेलीपैथी जानने वालों ने पोरस के दिमाग से तुम्हारे तनवीमी अमल को वॉश कर दिया। वो उसे तुम्हारे पास आने नहीं देंगे, बल्कि तुम्हें पकड़कर तुम्हारे सामने आसमानी मुकद्दस किताब की आयत पढ़कर मुझे तुमसे अलग कर देंगे। फिर तुम मर जाओगी, कभी पोरस को हासिल नहीं कर सकोगी। मेरी हदायत पर अमल करती रहोगी तो खुद जिंदा रहोगी और जल्द ही पोरस को भी हासिल कर लोगी। ऐसी ख्याल ख्वानी के वक्त नासरा जिस्मानी तौर पर एक होटल के कमरे में मौजूद थी। फिर नीलमा के हुक्म के मुताबिक होटल से निकलकर गॉडफादर कारसेलो के महल में पहुंच गई। कारसेलो नासरा का भी ताबे था। नीलमा उसके जरिए कारसेलो को महल की छत पर ले आई। छत पर गॉडफादर का एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। उसने पायलट से कहा, मैडम, नासरा कोलंबिया से बाहर जाना चाहती हैं, इन्हें अभी ले जाओ। नासरा हेलीकॉप्टर में सवार हो गई। पायलट उसे वहां से ले जाने लगा। नीलमा ने नासरा से कहा, जब तक किसी महफूज जगह ना पहुंच जाओ तब तक पायलट के दिमाग पर कब्जा जमा कर रखो, वरना मुखालफिन ख्याल ख्वानी के जरिए इस हेलीकॉप्टर को वापस इस महल की छत पर ले आएंगे। बहुत मोहतात रहो, किसी को पायलट के दिमाग पर कब्जा जमाने का मौका न दो। पोरस कार ड्राइव करता हुआ पासपोर्ट ऑफिस के पास आया। वहां सना इंतजार कर रही थी। वो कार में बैठकर बोली, भाईजान, मैंने यहाँ के मुतलका मुलाजमीन और अफसरान के ख्यालात पढ़े हैं। अब तक कोई तनहा औरत यहाँ नया पासपोर्ट बनवाने नहीं आई है, और ना ही किसी अफसर के दिमाग में कोई ख्याल ख्वानी करने वाली उसे गायब दिमाग बनाकर उसके जरिए कोई पासपोर्ट ले गई है। पोरस नागवारी से बड़बड़ाया, पता नहीं नीलमा से कब निजात मिलेगी। मुझे जिंदगी में किसी से इतनी मोहब्बत नहीं हुई जितनी तुम्हारी भाभी से है। ये सोचकर दिमाग पर बोझ सा पड़ता है कि नासरा को हम उस नापाक आत्मा से कभी निजात नहीं दिला सकेंगे। मैं बड़े बड़े पेचीदा मसाइल हल कर लेता हूँ, आग और खून के दरिया से गुजर जाता हूँ, लेकिन यह ऐसा कुदरती मामला है कि उस नापाक रूह को ख़त्म किया जाएगा तो मेरी नासरा भी मर जाएगी। सना ने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, इंसान की जहानत और जद्दोजहद की एक हद होती है। जब उस हद के आगे वो कुछ नहीं कर पाता, उसका वो काम अल्लाह ताला की रज़ा से हो जाता है। आप सब्र करें। मैं और अबू अपने ईमान, तहारत और कलाम पाक की पुरअसर आयात से नीलमा को ज़ेर करेंगे। वो भाभी के जिस्म में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। हमें ये कोशिश करना है कि भाभी किसी तरह हमारे सामने आ जाएं और हम उन्हें फिर कहीं जाने ना दें। तब नीलमा बेबस हो जाएगी। पोरस ने तायद की, हाँ, हमारे मकसद के हसूल का दारोमदार इस बात पर है कि एक बार किसी तरह नासरा हमारी गिरफ्त में आ जाए। तुम ऐसा करो कि गॉडफादर कारसेलो के ख्यालात पढ़कर मालूम करो, जिस तरह उसने हमारा ताबे बनकर एक खुफिया बंगला हमें रिहाज के लिए दिया था, क्या नासरा ने भी उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर कहीं छुपने की जगह हासिल की है? सना ख्याल ख्वानी की परवाज करके उसके दिमाग में गई। फिर उसके मुख्तसर से ख्यालात पढ़ते ही वापस आकर बोली, भाईजान, हम नया पासपोर्ट बनवाने वाली एक तनहा औरत को तलाश कर रहे हैं और नीलमा हमसे ज्यादा चालाकी दिखा चुकी है।
उसने नासरा के जरिए कारसेलो का हेलीकॉप्टर हासिल किया था। नासरा उस हेलीकॉप्टर में ना जाने कहाँ चली गई है। तुम हेलीकॉप्टर के पायलट के दिमाग में जाओ। सना ने कारसेलो के दिमाग में आकर उसे पायलट से फोन के जरिए राब्ता करने पर मजबूर किया। दूसरी तरफ राब्ता हुआ, लेकिन पायलट की आवाज़ सुनाई नहीं दी। फ़ोन बंद कर दिया गया। सना ने ऐसा 3 बार किया। फ़ोन के ज़रिए राब्ता होता था, मगर दूसरी तरफ का फ़ोन बंद हो जाता था। आखिर तक राब्ता न हो सका। इसका मतलब ये था कि पायलट के फ़ोन का पावर बंद कर दिया गया था। पोरस ने सना से ये बातें सुनी तो कार की स्टीयरिंग पर हाथ मारकर कहा, अब कैसे मालूम किया जाए कि वो चुड़ैल मेरी नासरा को कहाँ ले गई है? अभी मुकद्दर में नाकामी लिखी हुई थी। ऐसे वक्त इंसान को सब्र करना पड़ता है। इंसान जब कुछ नहीं कर पाता तो सब्र किए बगैर कोई चारा नहीं होता। लेकिन उसकी मजबूरी को कहा जाता है। देखो कैसा साबिर इंसान है।